क्या सेल्फ स्टडीज से जुडिशरी निकाली जा सकती है या कोचिंग जाना ज़रूरी है? आपको ये सामने वाले को दिखाना है कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी। मैंने बोला मैंने ऑनलाइन तैयारी करी। ऑनलाइन तैयारी में सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक होता है वो यही रहता है कि आप देख नहीं सकते, असेस नहीं कर पाते हो कि आपका कंपटीशन क्या है। ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी से अगर कोई बच्चा प्रिपेयर करता है एंड एनएलयू से प्रिपेयर करता है तो क्या प्रिपरेशन में कोई फ़र्क आता है? स्टूडेंट्स को जनरली ऐसा लगता है कि इफ़ दे गो टू दिल्ली सिलेक्शन पक्का है, तो फाइनल ईयर में हाउ डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज? Hi guys, so we have with us Dhrutika Upadhyay, who has recently cracked MP Civil Judge Examination. Now, बहुत कम ऐसे सेशंस देखने को मिलते हैं जहां पे कोई एस्पिरेंट एकदम डिटेल में जाके बारीकी के साथ, नॉट टॉकिंग इन एब्स्ट्रैक्ट, हमें डिटेल में बताता है कि एक एक चीज जब नोट मेकिंग करनी होती है तो कैसे करनी होती है, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कब हमें डिफिकल्ट लेवल पे जाना चाहिए, कब हमें इजी क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए जब हम मेजर सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करते हैं और जब माइनर सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करते हैं, अलॉन्ग विद ट्रांसलेशन, अलॉन्ग विद जजमेंट राइटिंग, व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस। तो इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे धृतिका उपाध्याय से। हाउ आर यू धृतिका, कैसा लग रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी हियर, और बहुत अच्छा लग रहा है रिजल्ट के बाद से तो। और खैर अब तो थोड़ा टाइम हो गया है रिजल्ट को आए हुए, बट वो जो एक फीलिंग है कि रिलीफ वाली और रिलैक्स होने वाली कि अब कोई और एग्ज़ाम नहीं देना, तो दैट इज़ द काइंड ऑफ फीलिंग विच आई एम गोइंग थ्रू राइट नाउ। कि बस एंड ऑब्वियसली एक्साइटेड अबाउट कि पोस्टिंग और ज्वाइनिंग कब आएगी और फिर स्टार्ट होगा एक नया प्रोसेस। ओके, सो धृतिका यार, I have seen you right from like your early stages of preparation and जब आपने शायद preparation शुरू किया था, you were just a fresh graduate or in the final year? No, I was in the final year of my law school. अच्छा, final year. So law school कहाँ से किया था? I graduated from Hidayatullah National Law University, Raipur. HNLU रायपुर। Now यार, सबसे पहले तो before we start with anything relating to the prelims and mains and everything ना, मुझे ये बता कि do we actually make a difference when we prepare for judicial service examinations from a national law university? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक बहुत बेसिक डाउट रहता है कि अगर कोई बच्चा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़ा है या अगर कोई कैंडिडेट एनएलयू से पढ़ा हुआ है तो उनको एक एज मिलता है उन स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में जो कि ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी से अगर कोई बच्चा प्रिपेयर करता है एंड एनएलयू से प्रिपेयर करता है, तो क्या प्रिपरेशन में कोई फ़र्क आता है? मेरा खुद का ये मानना है कि आपने चाहे किसी भी कॉलेज से पढ़ाई करी हो, बी इट ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ और NNLU, अगर आपका एग्ज़ाम निकल रहा है तो वेल एंड गुड, और नहीं निकल रहा है तो यू बोथ आर ऑन द सेम पेज एज एनी अदर कैंडिडेट। एंड इवन मेरे ही बैच में आई नो सम ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर फ्रॉम ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ एंड हु हैव सिक्योर अ बेटर रैंक देन मी। एंड और इवन NLU से पढ़ के भी हैं कुछ बच्चे जिन्होंने सेकेंड या थर्ड अटैम्प्ट में निकाला है या जिनका नहीं भी निकला है एग्जाम। तो आई डोंट थिंक सो कि NLU से पढ़ने से कोई आपको एक प्रेफरेंस या एज मिलती है। बट हाँ, ये चीज़ मैं बोलूँगी कि NLU से पढ़े होने का मुझे एक फ़ायदा जो मुझे अपनी इस जर्नी में समझ में आया वो है कि मैंने कभी, जैसे मेंस के टाइम पे बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं कि आंसर कैसे लिखना है, तो मैंने इस चीज़ से कभी नहीं स्ट्रगल किया, या फिर आई वुड से कि थोड़ा कम स्ट्रगल किया। कि मुझे जो भी मेरा आंसर राइटिंग पैटर्न होता था कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम्स में भी वही मैंने फॉलो किया। बेसिक जो एक रहता है कि इंट्रोडक्शन लिखना है, मेन बॉडी, देन कंक्लूजन। तो उस चीज़ को फिगर आउट करने में हो सकता है किसी को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। NLU से पढ़ने से बस मुझे इतना समझ में आया कि उस चीज़ को मैंने थोड़े कम टाइम में फिगर आउट कर लिया। दैट्स द ओनली थिंग। टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट ऑफ सेल्फ स्टडी, एक तो भाई सबसे बड़ा बवाल यही है कि क्या सेल्फ स्टडीज से जुडिशरी निकाली जा सकती है या कोचिंग जाना ज़रूरी है? मतलब मेरा खुद का ऐसा मानना है कि अगर आपने कोचिंग ज्वाइन करी भी है बट अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो या आप अपने आप को एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है और उस एग्ज़ाम की क्या रिक्वायरमेंट है इस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो कि आपका मतलब एग्ज़ाम में बहुत ऐसा हेल्पफुल रहेगा इवन दो आपने कोचिंग ज्वाइन करी है। तो वो अगर आपके पास ऐसा कोई मेंटर है किसी भी फॉर्म में किसी भी मीडियम के थ्रू, वो होना ज़्यादा ज़रूरी होता है रादर देन हैविंग दिस नोशन कि नहीं अगर कोचिंग नहीं ज्वाइन करी तो नहीं निकलेगा या कोचिंग ज्वाइन करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, सेल्फ स्टडी बस से हो जाता है। वो एक गाइडेंस और मेंटरशिप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइडेंस एंड मेंटरशिप इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ मुझे यार ये बताओ धृतिका कि आपने कहा जैसा कि आपने फाइनल ईयर के साथ अपनी प्रिपरेशन की थी, तो फाइनल ईयर में हाउ डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज? सो व्हेन आई वाज इन माय थर्ड ईयर, हाफ वे थ्रू माय थर्ड ईयर, मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक जज के साथ इंटर्नशिप करी थी। और वहाँ पे जब मैंने वो एटमॉस्फेयर मोर देन आई वुड से कि जो एक रिस्पेक्ट देखी जो लोगों का पर्सपेक्टिव होता है टुवर्ड्स अ जज और टुवर्ड्स अ कोर्ट,
कि जब आप एकदम होपलेस हो जाते हो तब आप बोलते हो कि आई सी यू इन कोर्ट, या अब कहीं न्याय नहीं मिला तो यहाँ मिल जाएगा। तो वो चीज़ जब मैंने देखी तो ये जो थॉट था पहले से ही कि हाँ जुडिशियल सर्विसेज में भी जा सकते हैं, ये और डिटरमाइंड हो गया कि हाँ नहीं अब यही करना है। एंड सिंस क्योंकि मैंने पहले भी कॉर्पोरेट इंटर्नशिप्स और लिटिगेशन इंटर्नशिप्स कर रखी थी, तो और उसके बाद जब ये जुडिशियल क्लर्कशिप करी तो थोड़ा मुझे क्लैरिटी मिली कि मुझे क्या नहीं करना है। हाँ, और ये तो लाइक इट वाज लाइक फाइनल नेल इन That's द like, हाँ, कॉफिन, final nail in the बिकॉज लाइक coffin, यू yes. सेड एनएलयूज में कॉर्पोरेट कल्चर होता है। एंड Exactly. मैं भी जब गई थी तो जब एकदम से मुझे वो एक्सपोजर मिला तो मुझे भी था कि नहीं मुझे भी ऐसी कॉर्पोरेट वाली लाइफ चाहिए कि लिविंग इन द मेट्रो सिटी और वैसा। बट जब मैंने एक दो इंटर्नशिप्स करी तो मुझे समझ में आ गया कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, और दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग इट सीरियसली कि मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट करी कि अच्छा क्या पैटर्न होता है एमपी का और अदर स्टेट्स में क्या सिलेबस होता है, कैसे प्रिपेयर करना होता है, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहाँ से मैं गाइडेंस ले सकती हूँ, ये सारी चीज़ें। फिर पैंडमिक हिटस और जो भी करना था फिर ऑनलाइन ही करना था। मैंने कुछ अपने सीनियर्स से भी बात करी क्योंकि कोचिंग के नाम से सबसे पहले दिमाग में दिल्ली ही आता है। हाँ. तो वहाँ पे मैंने पूछा बट वहाँ पे मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिला। और सिंस आई हैड टू मूव टू भोपाल क्योंकि उस टाइम लाइक मेरी मदर का रिटायरमेंट भी चलना था, तो आई वॉज लुकिंग फॉर ऑप्शंस कि मैं भोपाल में घर पे ही रह के लाइक प्रिपेयर करूँ। चलो दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स को जनरली ऐसा लगता है कि इफ़ दे गो टू दिल्ली सिलेक्शन पक्का है, मे इट बी यूपीएससी, मे इट बी जुडिशरी, मे इट बी स्टेट जुडिशियल सर्विस, मे इट बी द स्टेट पीएससीज और एनी अदर एग्जामिनेशन, दिल्ली गए तो सिलेक्शन पक्का है। इज दिस अ मिथ और अ ट्रुथ? इन माई ओपिनियन आई वुड से इट्स अ मिथ। मैंने खुद दिल्ली से प्रिपरेशन नहीं करी है। मैं फाइनेंशियल बर्डन अपनी फैमिली पे डाल सकती हूँ, तो मुझे लगा कि जब वही सेम फैसिलिटीज़ और सर्विसेज मुझे भोपाल में रह के मिल रही हैं, और क्योंकि मेरे साथ तो थोड़ा डिफरेंट सिचुएशन भी थी ना, कोविड का फर्स्ट लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन में घर से बाहर वैसे भी नहीं निकला। कोविड बैच था आपका? हाँ, तो हाँ दिल्ली जाना अदरवाइज़ भी एक ऑप्शन नहीं था। तो बट जब मेरा एग्ज़ाम जब फाइनल रिजल्ट आ गया उसके बाद मैं ऐसे कैंडिडेट से मिली, इवन मेरे कॉलेज के सीनियर्स जिन्होंने दिल्ली से प्रिपरेशन करी है, बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं। सो आई डिड नॉट रिसीव अ वेरी पॉजिटिव फीडबैक। एंड मेरे ख्याल से उसके बाद मुझे ज़्यादा रियलाइज़ हुआ है कि जो भी मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस जो भी मैंने डिसीजंस लिए या जो भी चीज़ें मेरे साथ होती गई वो इवेंचुअली मेरे लिए अच्छी ही थी कि आई डिड नॉट गो टू दिल्ली। और शायद मुझे और खुद ऐसा लगता भी कि अगर मैं वहाँ जाती, दिल्ली जाके प्रिपेयर करती, तो यही जो सेम प्रोसेस है वो ज़्यादा और स्ट्रगल से भरा होता दिल्ली जाके मेरे लिए। यहाँ पे बहुत कंपैरेटिवली काफ़ी स्मूथ प्रोसेस था कि घर का कंफर्ट है, बहुत ऐसा कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं था, या ऐसा नहीं था कि नहीं इसी अटेम्प्ट में बस बिल्कुल। ऑब्वियसली वो एक आप चाहते हो कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए, बट फैमिली की तरफ से कोई बहुत ऐसा बर्डन नहीं था, ये सारी चीज़ें थी। दिल्ली में जब मैंने कोचिंग्स का पता किया था तो बहुत डाइसी सिचुएशन थी कि अभी ऑनलाइन है, बाद में हो सकता है अगर लॉकडाउन खुल जाए तो ऑफलाइन हो जाए। सो टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, जब मुझे पता चला कि भोपाल में ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और मैंने आपकी ही शायद वीडियो देखी थी और आपकी मैंने पहली डेमो क्लास अटेंड करी थी। और आपने जो ओरिएंटेशन सेशन था और उसमें आपने बताया था कि इवन इफ अगर आगे जाके सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, लॉकडाउन खुल भी जाता है, तो हम इस बैच को पूरा ऑनलाइन ही रखेंगे। सो दैट वाज अ वेरी लाइक कंफर्टिंग, और एक मतलब एक कॉन्क्रीट वो मिल गया था कि हाँ चलो ठीक है, मुझे पता है कि बैच हमेशा ऑनलाइन ही रहने वाला है। दिस इज लाइक अ वेरी गुड स्टोरी फॉर द स्टूडेंट्स। सो वन फाइन डे इट सो हैपेंड कि ध्रुतिका की तरफ से मुझे कॉल आता है एंड ध्रुतिका वाज लाइक कि शुभम सर मेरे बहुत सारे डाउट्स हो गए, 2-3 महीने हो गए, बहुत सारा पढ़ लिया, बहुत सारे डाउट्स हो गए, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है आ जाओ, एंड आई विल बी एबल टू गिव लाइक 30 मिनट्स, मैं 30 मिनट्स तक दे सकता हूँ, तो आप आ जाओ। सो दिस फाइन लेडी शी कम्स टू द सेंटर एंड आई गेस आपको 2-2.5 घंटे लगे थे, 2-2.5 घंटे 30 मिनट के लिए मैंने स्लॉट इन मैडम को दिया था। 2.5 घंटे इन्होंने मेरे से डाउट्स पूछे, significant doubts not just from the major subjects but I believe शायद SRA के भी डाउट्स थे, लिमिटेशन के डाउट्स थे, ऐसे डाउट्स थे जो जनरली अनऑर्थोडॉक्स रहते हैं स्टूडेंट्स को, एंड बोरिंग टॉपिक्स के डाउट्स रहते हैं, क्योंकि इंटरेस्टिंग तो क्लास में समझ में आ जाता है, बोरिंग में माइंड में थोड़ा सा एकदम ये टिक टिक करता रहता है कि यार ये डाउट रह गया, ये डाउट रह गया है। सो दिस वॉज वन फन एस्पेक्ट, जब इन्होंने आकर के मेरे से डाउट पूछे एंड ये जा रही थी तो मैंने ये देखा कि यार इस बच्ची के पैर में तो चोट लगी हुई है, एंड आई फेल्ट कि यार इसको तो दर्द हो रहा होगा, कितनी प्रॉब्लम आ रही होगी। एंड आई आस्क्ड हर कि ध्रुतिका आप बस से आए हो क्या?
तो शी टोल्ड कि हाँ सर मैं बस से आई हूँ एंड मुझे बस से ही जाना है, और मैंने जाते हुए देखा तो बच्चा लंगड़ा रहा है। फिर ये बस में बैठी होंगी, शायद 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद मैंने इनको कॉल किया एंड आई वॉज वेरी लाइक, मैं एकदम भाव विभोर हो गया था कि यार ये बच्चा तो देखो कितना डेडिकेटेड है कि इसके पाँव में चोट लगी हुई है, फिर भी ये डाउट पूछने के लिए आया है। तो द्रुतिका मेरे से कहती है कि सर वो सर पाँव में चोट नहीं लगी है, चप्पल टूट गई थी सर मेरी। तो ये दिस इज वन फन एलिमेंट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन कि हम कई बार जैसा चीज़ों को देखते हैं वैसा नहीं होता, ऑल्दो चप्पल घिसती भी है, चप्पल टूटती भी है, और स्ट्रगल जो है वो थ्रू आउट चलता रहता है। सो हाउ डिड यू एक्चुअली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द प्रिलिम्स और द मेंस और द इंटरव्यू राउंड्स फॉर योर जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स? तो बिफोर वी मूव ऑन टू दैट, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि दिल्ली जाना ही इंपॉर्टेंट है। हाँ. मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि देर आर सम लाइक सीनियर्स ऑफ माइंड फ्रॉम स्कूल जो इसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, और दे वुड ऑलवेज सजेस्ट मी कि लाइक कम टू इंदौर। मैंने बोला कि नहीं, मैंने तो पूरी अपना स्टडी भोपाल से करी है, सो आई एम प्रेटी मच कंफर्टेबल। फीजिबल भी नहीं था कि मैं पूरा अपना शिफ्ट करूँ, उतने टाइम में तो मैं यहीं फिगर आउट कर लूँगी कि मुझे कैसे मेंस के लिए प्रिपेयर करना है। सो मेंस के टाइम पे भी मुझे बहुत कन्विंस करा कि नहीं इंदौर आ जाओ, इंदौर में बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी तुम्हारी। तो मैं नहीं गई, मैंने भोपाल में रह के ही अपना मेंस की तैयारी करी। जब मेंस निकल गया तो मुझे ये भी बोला गया कि कम टू इंदौर, अदरवाइज यू वुड रिस्क योर सिलेक्शन, कि जब तुमने मेंस निकाल ही लिया है तो तुम क्यों इतना रिस्क उठाना चाह रही हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो भी जाएगा तो इंदौर आके तुमको एक बेटर रैंक मिल जाएगी। और तब भी मैंने बोला कि नहीं, अब जब इतना भोपाल से कर लिया है तो मैं अपना इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी यहीं भोपाल से ही रह के करूँगी। लेट्स स्टे लॉयल टू भोपाल। हाँ, और बट वो रहता ही ना, अभी थोड़ा जब इतनी 4 बार बोला जाता है तो अभी थोड़े से डाउटफुल हो ही जाते, तो मुझे भी बीच बीच में लगता था कि यार शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि चला ही जाना चाहिए इंदौर, या गलती तो नहीं करी, क्योंकि सब इंदौर जाते थे। मुझे खुद को पता था, जब मैंने सोचा था कि जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करना है, मुझे पता था कि इंदौर इज़ द हब, सब लोग इंदौर जाते हैं, अगर एमपी के लिए प्रिपेयर करना है इंदौर चले जाओ। तो बट आई वुड से कि जब आ गया रिजल्ट तो लाइक आई एम एन एग्जाम्पल कि इंदौर नहीं भी जाएंगे तो भी सिलेक्शन हो जाता है। हाँ, ठीक है। फिर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, द प्रीलिम्स क्वेश्चन। यस, कि प्रीलिम्स या मेंस या इंटरव्यू जो एस्पिरेंट्स प्रिपेयर करते हैं उनका ये क्वेश्चन आता है ना कि यार पहले प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करें या पहले मेंस के लिए प्रिपेयर करें। लाइक आई ऑलरेडी मेंशन कि जब मैं फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज में थी तब मैंने ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, और उस टाइम पे हुआ ये था कि क्योंकि एकदम बहुत एब्रप्टली कॉलेजेस बंद हो गए थे, तो फॉर लाइक अ फ्यू मंथ्स तो कॉलेज से कुछ नहीं था कि नो एग्जाम्स नो असाइनमेंट्स। एंड सडनली जब मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई तो तीनों सेमेस्टर के एग्जाम्स लाइक 8, 9, 10 के असाइनमेंट्स भी एक साथ चालू हो गए, प्रोजेक्ट्स भी एक साथ चालू हो गए, बैक टू बैक एग्जाम। तो 1-1.5 महीने की मेरी कोचिंग उस टाइम पे छूट गई थी। एंड दैट्स व्हेन जब मैं आपसे पहली बार मिली थी मैंने बोला था कि क्लासेस तो ठीक है, और मुझे खुद को भी जब तक ऐसी सिचुएशन थी कि मैं क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रही थी, और आपको भी शायद याद होगा मैं आपसे सबसे पहली बार तभी मिली थी, मैंने आपसे पूरा वो शेड्यूल बनवाया था, आपने पूरा वो लिटरली मुझे टाइम टेबल बना के दिया था कि इस दिन ये पढ़ो, इतने घंटे इस सब्जेक्ट को दो, ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली थी कि हाउ टू लाइक स्टार्ट माई प्रेप, क्योंकि एक बार फ्लो में आ जाता है तब तो आप खुद भी फिगर आउट कर लेते हो बहुत सारी चीज़ें, बट उस फ्लो में जाने के लिए यू नीड हेल्प, क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते कि समझ ही नहीं आता शुरू कैसे करें। ठीक है। तो वहाँ पे तो आपने जो मुझे शेड्यूल बना के दिया था वो बहुत ही हेल्पफुल था, बट अगेन मैंने वो जब तक बैकलॉग वो कवर किया उसके बाद मुझे कोविड हो गया, तब तक हरियाणा का एग्ज़ाम आ गया। लाइक अक्टूबर में मैंने अपना सारा पेंडिंग सिलेबस ख़त्म किया है, और 13 नवंबर को हरियाणा का एग्ज़ाम था। तो जो आपने पूछा कि प्रिपरेशन दोनों की साथ में होती है, एडवाइजेबल यही है, और आपने भी मुझे हमेशा ये बताया था कि पहले मेंस की तैयारी करते रहो, बिकॉज मेंस इज व्हाट काउंट्स। आपका जो भी मेरिट और सिलेक्शन है वो मेंस के ऊपर बहुत हेवीली डिपेंड करता है। मेन एग्जाम है। हाँ। तो पर मुझे तो उतना टाइम ही नहीं मिला ना, और मैं खुद भी ये बोलूँगी कि मेरी सिचुएशन अलग थी, बट एडवाइजेबल यही है कि आप पहले मेंस की तैयारी करें, जब नोटिफिकेशन आ जाए, एक डेट आ जाए आपके पास, देन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स के लिए द्रुतिका प्रैक्टिस होती है, आई बिलीव, है ना? प्रैक्टिस ज्यादा किया जाता है, क्वेश्चंस को ज्यादा घिसना होता है। लाइव एग्जाम्पल कि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो क्या होगा। अच्छा। कोविड की सिचुएशन थी, बहुत अनसर्टेन था कि अब नेक्स्ट वैकेंसीज कब आएंगी, कितनी आएंगी, कितने टाइम बाद आएंगी, ये सब नहीं पता था। तो जो एग्जाम्स आते जा रहे थे वो मैं उनके फॉर्म्स भरती जा रही थी, बट मुझे पता था कि मैंने हरियाणा का भरा था और उसी सेम मंथ में राजस्थान का भी एग्जाम था। तो एक बस स्पेसिफिक पॉइंट पे ये मेरा सवाल है, स्टूडेंट्स क्या है ना, प्रिपरेशन जब करते हैं तो उनके दिमाग में एक टारगेट रहता है कि यार मुझे एमपी में अपीयर करना है, या मुझे दिल्ली में अपीयर करना है, या मुझे राजस्थान में अपीयर करना है। व्हाट डू यू सजेस्ट द एस्पिरेंट्स? क्या स्टूडेंट को सिर्फ एक
एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन में अपीयर करना चाहिए, या अपीयरेंसेस अलग अलग एग्जाम्स में देते रहना चाहिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस? और रादर अगर जज आप बन भी गए, किसी भी स्टेट में जज बनोगे तो जज ही रहोगे, तो आपका सजेशन क्या है? व्हाट डू यू सजेस्ट द एस्पिरेंट्स वेदर दे शुड टारगेट एंड फोकस एंड प्रिपेयर एंड अपीयर ओनली इन वन एग्जामिनेशन, या मल्टीपल एग्जामिनेशंस में भी ये किया जा सकता है? व्हाट डू यू थिंक? मेरा मतलब आई डोंट लाइक फील कि कितना बिलीवेबल लगेगा ये मेरे मुंह से, बट क्योंकि मेरा पहला, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरा पहला अटेम्प्ट था, आई वॉज सोली फोकस टुवर्ड्स एमपी, बट आई हैड इन माइंड कि चलो एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इनका समवॉट सिमिलर सिलेबस या एग्जाम पैटर्न सिमिलर रहता है, लाइक यू कैन मैनेज बिटवीन दीज स्टेट्स। बट मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं एमपी भी दे दूं और फिर मेरा दिल्ली भी निकल जाए, एमपी की ही तैयारी में मेरा यूपी भी निकल जाए, बिकॉज आई वाज फुली अवेयर कि इनका एग्जाम की डिमांड बहुत अलग है एंड आई वुड नॉट बी एबल टू मैनेज इट। बट हाँ, अगर देखा जाए तो मैं, दिमाग में मेरे यही था कि पहले तो मैं होल हार्टेडली सिर्फ एमपी के लिए ही प्रिपेयर करूंगी, बट साथ में मैंने ये चीज़ भी ध्यान में रखी थी कि मैं उस एग्जाम का जो इन्वायरमेंट होता है, लाइक जब आप वो 3 घंटे या 2 घंटे उस एग्जाम में इतने सारे अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ बैठते हो, उस इन्वायरमेंट से यूज टू होने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाती हूँ एग्जाम से पहले, मतलब हमेशा से ही वो रहा है, वैसी वाली बच्ची हूँ मैं कि हालत खराब हो रही है एग्जाम के पहले, पसीने टपक रहे हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी अब ऐसा कुछ करने की। हाँ। तो वैसी वाली सिचुएशन, तो उस सिचुएशन से अपने आप को यूज टू करने के लिए, सेकेंडली ये देखने के लिए कि जो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ वो मेरी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही, कितनी सॉलिड है, कौन से एरियाज में मुझे वर्क करने की ज़रूरत है, और इतने कॉम्पिटिशन में मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ, ये चीज़ को असेस करने के लिए। हरियाणा मैं इस इंटेंशन से नहीं देने गई थी कि अच्छा हरियाणा निकल जाएगा और लाइक, सो मतलब इट वाज मोर लाइक अ प्रैक्टिस मैच फॉर यू बिफोर द वर्ल्ड कप। मतलब सिंपल अगर शब्दों में बोलना है, मैं ये सोच रही थी कि जितनी गलती करनी है, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, जहाँ करनी है कर लो, बस एमपी में मत करना। एमपी में जो भी गलतियां करनी है एमपी के पहले कर लो, ताकि एमपी में कोई गलती, मतलब एक टारगेटेड स्टेट अपना मेन फोकस रहता है एंड बिट्स एंड पीसेस में आप बाकी के स्टेट्स में भी अपीयर करो जस्ट टू टेस्ट योरसेल्फ। हाँ, राजस्थान के लिए भी मैंने, एमपी के साथ सबसे अच्छी बात है कि जो 12 सब्जेक्ट्स है उसमें से 10 सब्जेक्ट्स तो कॉमन ही है। हाँ, exactly. तो मेजर आपकी 80-90% प्रिपरेशन, इवन इफ यू आर अपियरिंग फॉर अदर स्टेट्स, वो आपकी वहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो उस प्रिपरेशन को। सो दिस वाज अ प्लस पॉइंट। तो मैंने राजस्थान के लिए आई वॉज थोड़ा होपफुल कि हाँ शायद निकल जाएगा, और आई वुडंट माइंड कि मैं एमपी से अगर राजस्थान में भी हो जाता अगर मेरा, तो मैं चली जाती, हाँ मैं ज्वाइन कर लेती। और जितना मैंने असेस किया था, जो कट ऑफ जा रहे थे पिछले 1-2 सालों में, उस हिसाब से मुझे लगा था कि मेरा राजस्थान का प्री निकल जाएगा, बट कट ऑफ एकदम हाई गया, मेरा प्री नहीं निकला। दैट्स व्हेन वो एकदम जो मेजर सेटबैक होता है कि अब छोड़ो आलतू फालतू चीज़ें, अब चुपचाप बैठ के पढ़ाई कर लो, वो वाला सीन था। तो अगर अपन लोग बोलें कि प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली, प्रीलिम्स के लिए क्या मंत्र होता है, या प्रीलिम्स के लिए आपका क्या सजेशन होगा इन टर्म्स ऑफ द मेजर सब्जेक्ट्स एंड माइनर सब्जेक्ट? प्रीलिम्स के लिए मतलब एक बेसिक रूल तो ये है कि प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। और दूसरा मैंने जो किया था, जो सिंगल्स का एक एडिशन आता है वो 4 वॉल्यूम्स वाला, उसमें एमपी के सारी सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं, मैंने वो ले लिया था, उससे मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे। उसके अलावा मेरे पास एक एमपी और छत्तीसगढ़ की पास्ट ईयर पेपर्स की एक बुक थी, तो मैं उसको एज अ मॉक टेस्ट की तरह यूज़ कर लेती थी, पूरा फुल लेंथ एक मॉक टेस्ट जैसा होता था। तो प्रीलिम्स का बेसिकली ये था कि जैसे मैंने कोचिंग में क्लास में एक बार वो सब्जेक्ट पढ़ लिया, उसके बाद मैंने एक बार सेल्फ स्टडी करी और फिर मैंने उस टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करी। तो मैंने जब राजस्थान के टाइम पे मैंने ये गलती करी थी कि मैं बस डायरेक्ट ही 2-3 बार रिवाइज करके चली गई थी, और मुझे लगता था कि चलो मैंने तो सिलेबस कवर कर लिया, रिविजन कर लिया है तो हो जाएगा। हाँ। ऐसा नहीं था, क्वेश्चंस बने नहीं थे। बट जब मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद एमपी का एग्जाम दिया, तब मुझे वो डिफरेंस समझ में आया। एक सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है, जो आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, आपको लगता है कि नहीं मैंने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं, और ऑलमोस्ट उस पर्टिकुलर टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो तो मैंने सारे कवर कर लिए हैं। अच्छा, कभी भी ऐसा लगता है कि किसी टॉपिक से जितने क्वेश्चंस हो सकते थे सारे कर लिए हैं, या अंदर एक बार को अर्ज रहती है कि यार और क्वेश्चन अगर मिल जाए तो मैं तो और सॉल्व कर लूँ, ऐसा लगता है कभी? मतलब टू वेरी ऑनेस्ट, टाइम कम पड़ जाएगा, पर क्वेश्चंस प्रीलिम्स के तो नहीं खत्म ही नहीं हो। हाँ, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस अपन लगाते हैं ना हर स्टेट में, अब वही हम लोग देखते हैं रेस जुडिकेटा है, रेस जुडिकेटा एक स्टेट में एक तरीके से पूछा गया, दूसरे स्टेट में दूसरे तरीके से पूछा गया, ऑल्दो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा कॉमनली हर जगह एक जैसा ही आता है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आर्टिकल 44 हर जगह सेम ही आता है। तो जब हम लोग बात करते हैं मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में,
what was more challenging for you to prepare for pre and mains exams, the major subjects or the minor subjects, or what was your favorite subject? क्योंकि जब मैं मॉक इंटरव्यूज ले रहा था तो इफ आई कैन रिकॉल आपका और बहुत से स्टूडेंट्स का, इनफैक्ट 100% स्टूडेंट्स का यही रिस्पॉन्स था, हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो फेवरेट सब्जेक्ट है, उससे Safest आपको option. जो सेफेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि प्रोसीजरल भी है, मेजर भी है, इंपॉर्टेंट भी है और तभी छोटा भी है एंड So, इजी टू अंडरस्टैंड, easy बहुत to understand कंफ्यूजन है। या भूलने वाला उसमें स्कोप नहीं रहता है। हाँ, तो मतलब जब भी अगर कोई स्टूडेंट है जो प्रिपेयर कर रहा है, वो मेजर और माइनर के लिए कैसी स्ट्रैटेजी लेके चले, बताओ। मैंने सबसे ज़्यादा स्ट्रगल माइनर के साथ किया था, इसलिए क्योंकि जैसे आपने बताया, एक तो पहली बात बोरिंग होते हैं, और उसमें भी पर्टिकुलरली मैंने जैसे मेंस में अगर स्पेशली बात करूँ, लिमिटेशन एक्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी वो केस लॉ बेस्ड आ जाते हैं। एंड जैसे मेजर सब्जेक्ट्स में कॉन्स्टी है, सीपीसी है, सीआरपीसी है, आईपीसी भी, उसके केस लॉज, या माइनर में अगर हम बात कर ले तो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लैंडमार्क केसेस सबको पता रहते हैं, और अगर रैंडमली भी क्वेश्चन आ जाए, इवन इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, आप कुछ ना कुछ कोई ना कोई केस लॉ, एक केस लॉ तो आपके दिमाग में हमेशा होता ही है। पर माइनर में ये दिक्कत आती है कि अगर, और पूछ भी लेते हैं कभी कभी कि डिस्कस इट विद केस लॉ, या केस लॉ के थ्रू इस चीज़ को एक्सप्लेन करिए, इस कंसेप्ट को। तो लिमिटेशन है, मैंने सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया, स्पेशली वो सेक्शन 5 से तो आ ही जाता है, और उसी के मैं भूल जाती थी, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, और केस लॉ के थ्रू एक्सप्लेन करना है कि सफिशिएंट रीजंस क्या होते हैं। हाँ, हाँ। तो इस सेंस में मैंने माइनर सब्जेक्ट्स के साथ स्ट्रगल करा है। और दूसरा ये कि जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाली बात थी, लकीली मेरे पास इतना टाइम था कि सिंगल्स में जितने क्वेश्चंस दिए, आई गेस अराउंड, मैंने लाइक लिटरली मैंने एक टेबल, ऐसा फ्लो चार्ट जैसे एक बनाया था कि मेरे पास इतने दिन हैं, 45 डेज या 60 डेज, इतने क्वेश्चंस है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अराउंड 14 to 15,000 के बीच में, 12 सब्जेक्ट्स के मिला के, इंक्लूडिंग वो कंप्यूटर जीके और इंग्लिश जीके सब कुछ मिला के 15,000 क्वेश्चन थे मेरे पास। 45 दिन है, हर सब्जेक्ट में मान लो जैसे टीपीए में 600 क्वेश्चंस मुझे कर टोटल हैं, या सीआरपीसी में आई रिमेंबर कुछ 2 या 2,500 क्वेश्चन थे। तो मैंने उसको फिर बाइफरकेट करा कि अच्छा इतने दिन में मुझे टीपीए के पर डे कितने क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत है, पूरा एक फ्लो लाइक प्रॉपर टेबल जैसा बनाया डेली। जब वो मान लो टीपीए के मुझे एक दिन में 30 क्वेश्चन करने हैं, जब वो 30 क्वेश्चन हो गए तो टीपीए के सामने उस डेट में टिक लगा दिया। तो सबसे अच्छी चीज़ जो उससे होती थी, आई कुड ट्रैक माई प्रोग्रेस। हाँ, और एक ये भी सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन रहता था कि अच्छा एग्जाम से पहले चलो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एग्जाम से एक हफ्ता पहले हो जाएगा, तो मैं इसे एक हफ्ता में और क्या, तो उस आखिरी मोमेंट में क्या पढ़े, ये आप बहुत अच्छे से अपनी पूरा प्रिपरेशन को ट्रैक कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो। ट्रैकिंग इज इम्पोर्टेंट, मतलब हाँ। बिना ट्रैकिंग और के मुझे वो नहीं लगता है कि पाएगा। तीनों ही प्रोसेस में सबसे फन जो पार्ट था प्रिपरेशन का, प्रीलिम्स का था। मतलब अगर आज भी कोई मुझे बोल दे कि क्वेश्चंस लगा लो बैठ के टाइमर लगा के, तो बहुत मजा आएगा। तो ऑन एन एवरेज डेली लगभग कितने क्वेश्चंस लगाते डेली थे? मैं सारी सब्जेक्ट्स के मिला के 600 से 650 क्वेश्चंस लगाती थी। वाओ। बट नंबर डिफर कर सकता है कि अब जैसे एसआरए छोटा सब्जेक्ट है, उसके मुझे मान लो 8 या 10 क्वेश्चन ही लगाने हैं, बट सीआरपीसी में 150 या 200 लगाने हैं, कॉन्स्टी के 50 ही लगाने हैं। सो डिड यू यूज टू कीप लाइक वैरायटी एवरी डे, मतलब हर दिन ऐसा है कि सिर्फ सीआरपीसी, सिर्फ आईपीसी, सिर्फ सीपीसी नहीं, हर दिन लगभग 10 से 12 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस डेली लग रहे हैं, हर दिन सारे सब्जेक्ट लगाने, एंड दैट टू ऑन टाइमर। हाँ, दैट टू ऑन टाइमर। उसमें इंक्लूडिंग कंप्यूटर जी के, इंग्लिश, मतलब जैसे मैंने इंग्लिश में अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ऐसे बहुत ज़्यादा मैं डर लगता था कि अरे इंग्लिश कहाँ से पढ़नी है, कि कौन सी बुक पढ़ लें, क्योंकि एमपी में जो एक लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है इंग्लिश के जो क्वेश्चंस का, वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो पास्ट ईयर पेपर्स में आपको प्रैक्टिस बुक्स में मिल जाते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू प्रैक्टिस और फिगर आउट करना। उससे एक आइडिया लग जाता है कि किस बहुत एरिया से अच्छा, क्वेश्चंस आएंगे। अलग से आपको मटेरियल रेफर करने की ज़रूरत नहीं। जब आप प्रिपरेशन करते हो, हाउ डू यू कीप दैट वेराइटी गोइंग फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स, एंड व्हाट्स योर ओपिनियन, आपको क्या लग रहा है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी नीचे जाएगा या आने वाले जो एग्जाम्स है, क्योंकि अभी रिसेंटली एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एमपीसीजे भी जल्दी ही वैकेंसी आ सकती है, तो एमपीसीजे अगर आने वाला है या आरजीएस अगर आने वाला है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? इन माई ओपिनियन ऊपर जाएगा, बिकॉज सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि सबको ही पता है डे बाई डे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एंड सिंस प्रीलिम्स इज़ अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, सबसे ज़्यादा जनता वहीं छटती है हाँ, मेंस के लिए। तो अगर उनको, अब ऐसा तो नहीं होगा कि अगर एमपी में मान लीजिए अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एकदम से नहीं हुआ कि अच्छा पिछले साल तक वो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि भाई बता दो रेस जस्ट कौन से सेक्शन में दिया है, और नेक्स्ट ईयर एकदम वो डीजीएस पैटर्न पे चले जाएं, बट कहीं ना कहीं उनको वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाना भी है।
तो वो ग्रेजुअली उस चीज़ को बढ़ाएंगे। जैसे एमपी में मैंने इवन जब मैं प्रिपेयर कर रही थी मैंने हमेशा सुना था कि भाई एमपी में बहुत ऐसे केस लॉ नहीं आते हैं, कुछ 2 या 5 क्वेश्चंस आ गए केस लॉ वाले भी, और उसमें से भी ऑब्वियसली लैंडमार्क केसेस ज़्यादा पूछे जाएंगे या रीसेंट पूछे जाएंगे। तो जैसे ये एक आइडिया था लेकिन आपका जो प्रीलिम्स आया भाई साहब उसमें केसेस ही भर के आ गए। सबसे अच्छी बात मैं वही बता रही, इसको मैं उससे भी रिलेट करूंगी कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो मैं जब आपका जो स्पेशल क्लासेस पे आप क्विज कंडक्ट कराते थे भाई, ट्रायथलॉन और क्या क्या, मैं मतलब अब तो खैर बहुत टाइम हो गया, नाम भूल गई हूँ, बट उसमें जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी होता था क्वेश्चन का, और वो जो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहती थी कि नहीं आपको 15 सेकेंड में ही आंसर करना है और लीडर बोर्ड पे नाम आना चाहिए, वो उस चीज़ को बहुत इंगेजिंग बनाता है। कभी टॉप किया था? नहीं किया? हाँ किया है। टॉप 10 में थी। फर्स्ट नहीं आई हूँ, बट हाँ एक बार थर्ड भी आई हूँ, फोर्थ भी आई हूँ। टॉप 10 में काफ़ी फ्रीक्वेंटली रही हूँ, बाहर भी हो जाती थी कभी कभी, बट थर्ड जो मैक्सिमम रैंक लाई है वो थर्ड तक गए हो। यार ये मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि जो ट्रायथलॉन्स और जो सेक्शन मेनियाक्स में कंडक्ट करवाता था, स्प्रिंट वगैरह कंडक्ट करवाता था, वो स्टूडेंट्स के लिए जेन्युइनली हेल्पफुल इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो रहे थे, वो हेल्पफुल शायद इसलिए हुए थे क्योंकि बिकॉज इट हैड दैट फीलिंग ऑफ लाइक अर्जेंसी एंड compete करने वाली तुरंत मुझे बेटर परफॉर्म करना है। एग्जैक्टली, सो वो चीज़ शायद स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रही थी, क्योंकि जब आप ऐसे इन्वायरमेंट को रेगुलर बेसिस पे, एंड दैट टू ये वाले जो सेशंस होते थे बहुत रिकरिंगली होते थे, हफ्ते में 2 हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, तो हर बार आप वो फीलिंग लेकर के बैठते हो कि यार टाइमर है, टाइमर मैं नहीं डिसाइड कर रही हूँ, कोई और डिसाइड कर रहा है, क्वेश्चन भी पूछ रहा है, पढ़ने का भी समय नहीं है, एक्यूरेट भी रहना है, लीडर बोर्ड पे भी आना है, लीडर बोर्ड से बाहर आएंगे तो बुरा भी लगेगा, और सब लोग देख भी रहे हैं। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो वो क्विज अटेंड कर, आई रिमेंबर आप पूछते थे कि अच्छा अब कितने हो गए, अब कितने हो गए, बोल रहे 800 हो गए 5, मैं सोच रही इतने, क्योंकि जैसे मैंने बोला मैंने ऑनलाइन तैयारी करी, ऑनलाइन तैयारी में सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक होता है वो यही रहता है कि आप असेस नहीं कर पाते हो कि आपका कंपटीशन क्या है। आप क्लास जा रहे हो ऑफलाइन मोड में, आपको समझ आ रहा है, आपको पता है कि भाई अगर तुम 2 घंटा पढ़ रहे हो, सामने वाला 6 घंटा पढ़ रहे हैं, तुम कुछ नहीं तो 3 ही घंटा पढ़ लो। ऑनलाइन में ये रहता है कि मैं जो पढ़ रही हूँ वो सही है और जितना पढ़ रही हूँ वो इनफ है। हाँ, बट उस क्विज में मैं क्विज इसीलिए, मतलब ठीक है जो क्वेश्चन की वैरायटी मिलेगी वो तो एक अलग चीज़ हो ही जाती है, एंड आई गेस जब आप उस एग्जाम हॉल में बैठते हो तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपको पता है आप किन लोगों के बीच में कम्पीट कर रहे हो, ये चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होना भी उस पर्टिकुलर मोमेंट में वो 3 घंटों में आपको बहुत हेल्प करती है कि आपको पैनिक नहीं करना है। जैसे मैंने मान लीजिए मैं लगा के गई थी मैं 15,000 क्वेश्चन, वो यू वोंट बिलीव कि मैं कितने कॉन्फिडेंस से गई थी उस एग्जामिनेशन हॉल में। ऑब्वियसली नर्वसनेस थी क्योंकि एक वो फैक्टर भी रहता है कि नहीं प्रीलिम्स निकालने, बैक टू बैक पिछले 3 प्रीलिम्स नहीं निकले थे, बट मुझे वो कॉन्फिडेंस भी था कि नहीं मैंने हमेशा से एमपी के लिए ही तैयारी करी थी, इस एग्ज़ाम के लिए मैंने अच्छे से पढ़ा है और ऐसा भी क्या पूछ लेंगे जो मैंने नहीं लगाया। मतलब सिंगल्स में क्लैट LLM तक के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मतलब जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस तो दिए ही हैं, MP ADPO UP APO क्लैट PG का, मतलब लॉ से रिलेटेड जितने एग्जाम्स है उस टॉपिक के वो क्वेश्चन सबको मिल जाएंगे। तो जब आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया है ऑब्वियसली वो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। और दूसरी चीज़ अगर नहीं बन रहा है वो क्वेश्चन तो फिर वो किसी से नहीं बनेगा। एंड कमिंग बैक टू केस लॉ, जैसे ये चीज़ हुई कि लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी, मैंने हमेशा, जैसे कुछ लोग आपके स्पेशल क्लास में बताते थे कि सर हमको क्वेश्चन वो सेक्शन नंबर नहीं याद रहते, जिसकी वजह से फिर वो सेक्शन मेनियक वाली चीज़ आई थी जिसमें सिर्फ भर के बस सेक्शन नंबर थी। बट मैंने ऑनेस्टली कभी सेक्शन नंबर याद करने में स्ट्रगल नहीं करा, मुझे ऐसे बहुत कन्फ्यूजन भी नहीं होता था। ऑब्वियसली कुछ है, अब ओरल ट्रांसफ़र और ऑपरेशन ये इसमें तो मैं आज भी कंफ्यूज हो जाऊंगी, यूनिवर्सल टोनी और उसमें हाँ ये सारे हैं जेन्युइनली जहाँ पे कोई भी कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाएगा। बट जो मैंने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे उसने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया कि चलो कोई बात नहीं, केस लॉ से और कितने शायद 12 या 15 क्वेश्चन इस बार आए थे, उसमें से कुछ थे भी जो लैंडमार्क केसेस है, ऐसा नहीं था कि एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा था, काफ़ी क्वेश्चन बने। बट चलो 2 क्वेश्चन नहीं बने तो मैं वहाँ पे पैनिक नहीं करी कि अरे बाप रे ये तो एक क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है मुझसे। मैं उस टाइम पे आई वॉज इन अ पोजिशन कि मैं खुद को काम डाउन करा सकूँ कि कोई बात नहीं यार, एक ही तो क्वेश्चन है, इतने सारे बने भी तो हैं। एंड लकीली मेरे साथ ये हुआ कि जैसे सेम सेट ऑफ क्वेश्चन हैं बट वो क्वेश्चन का जो ऑर्डर रहता है वो सबके सेट में अलग अलग होता है। हाँ, लकीली ये चीज़ मतलब और भी कैंडिडेट्स ने, ऑनलाइन कंडक्ट हुआ था तो उतना पता नहीं चलता है। हाँ, बट जैसे अब मान लीजिए मैं क्वेश्चन देने गई, सभी नर्वस होते हैं। अब अगर पहला क्वेश्चन आ जाए या बैक टू बैक 5 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएं आपको पहले जो आपसे नहीं बन रहे हैं, आपका माइंडसेट
तुरंत ये बन जाता है कि अरे एग्ज़ाम डिफिकल्ट है, मुझसे नहीं बन रहा है, भले ही आगे के सारे 145 आपसे बन रहे हो, बट वो अब आप क्योंकि उस माइंडसेट में जा चुके हो तो बहुत चांसेस है कि आपको आता हुआ क्वेश्चन भी आप कंफ्यूजन में चल के गलत कर दो। और ये हमारे वाले एमपी प्रीलिम्स में बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ हुआ भी था। आगे क्या चांसेस लग रही हैं ऋतिका, क्या और जो अगले पेपर्स आएंगे एमपीसीजे के, क्या उसमें और ज़्यादा क्वेश्चंस केस लॉ बेस्ड हो सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? प्रोबेबली आई गेस देर आर वेरी हाई चांसेस। और अब अगर मैं मुझसे कोई भी मेरे जूनियर्स या दूसरे कैंडिडेट मुझसे पूछते हैं और मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रीसेंट केस लॉ ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि कॉन्स्टी कॉन्ट्रैक्ट्स है उसके हम रीसेंट से भी हम अपडेटेड रहते हैं। मतलब अगर हम एक्टिवली नहीं भी पढ़ रहे हैं तो हम लाइव लॉ, बार एंड बेंच, न्यूज़ में सुन के भी हमारे वो ब्रेन में रहते हैं कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ था केस लॉ। बट जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कोई केस ही नहीं कभी पढ़ के गई थी। लैंडमार्क चलो मुझे पढ़ के जाना चाहिए था, जब मैंने लैंडमार्क नहीं पढ़े तो मैं रीसेंट से कहाँ से अपडेटेड रहती। और जब वो सामने आ गया सीधे तो अब मैं सबको बोलती हूँ। और ये चीज़ छत्तीसगढ़ में हुई थी, मतलब देर आर सम जूनियर्स जिनको मैंने बताया था, उनको बैठ के मैंने मार्क करवाए थे ये सेक्शंस कि भाई ये सेक्शंस हैं। 138 से आगे वाला तो सबको ही पढ़ता है, पीछे के कुछ सेक्शंस मैंने उनको मार्क कराए थे, नोटिंग है, प्रोटेस्ट है, 9900, यस, प्रिजम्पशंस हो गए। और मैंने उनको स्पेसिफिकली बोला था कि लाइव लॉ खोलो, उसमें जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रीसेंट केस लॉज है 21, 22 के, वो पढ़ के घोल के पियो। हाँ, वो आए भी थे एग्जाम्स में। तो आई गेस ये एक है जहाँ पे मैं बहुत स्पेसिफिकली बता सकती हूँ कि केस लॉ तो इन जनरल पढ़ो, बट प्लीज़ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स मत छोड़ के जाना। अगर नेगोशिएबल, क्योंकि नेगोशिएबल इट्स मोर ऑफ अ डायनामिक सब्जेक्ट इन कंपैरिजन टू लिमिटेशन एंड एसआरए में तो चलो अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुए हैं 20A 20B वगैरह हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर आप केस लॉ देख लो तो शायद वो भी आने वाले समय में यूजफुल हो सकता है। प्लस लिमिटेशन में तो चलो इन डिसेंट अगर आप देख पे जाओगे, लैंडमार्क जजमेंट्स भी देख लोगे तो काम हो जाएगा। बट नेगोशिएबल इज वन सब्जेक्ट जहाँ पे स्कोप है, क्योंकि अब ये भी चीज़ सुनने को मिल रही है कि हो सकता है एमपीसीजे का जो सिलेबस है उसको वाइडन अप किया जाए। देयर कैन बी एडिशन ऑफ मोर लॉज, हो सकता है विमेन चाइल्ड रिलेटेड लॉज ऐड हो जाएं, हो सकता है कुछ और दूसरे लॉज ऐड हो जाएं। सो डू यू थिंक दैट विल मेक द पेपर पैटर्न इवन मोर चैलेंजिंग फॉर द स्टूडेंट्स? जो 12 सब्जेक्ट्स पे पहले आप प्रिपरेशन कर रहे थे, अगर उसकी जगह आपको 15 या 17 या 18 या राजस्थान टाइप का अगर प्रिपरेशन करना पड़े तो क्या वो डेफिनेटली चैलेंजिंग होगा? चैलेंजिंग, ऑब्वियसली चैलेंजिंग होगा, बट इतना चैलेंजिंग नहीं है कि आपका एकदम से आपको पूरा अपना जो एक प्रिपरेशन का डायरेक्शन होता है वही चेंज करना पड़ जाए। बिकॉज ठीक है, हम लोग एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए फोकस्ड होते हैं, बट आई एम प्रेटी श्योर देर आर कैंडिडेट्स जो एक से ज़्यादा स्टेट के लिए प्रिपेयर कर, जैसे मैं भी थी। तो मैं एमपी के लिए भले ही प्रिपेयर कर रही थी, बट मैंने राजस्थान दिया था, तो ऑब्वियसली जो एडिशनल सब्जेक्ट्स थे वो मैंने पढ़े थे वहाँ पे। जे एक्ट है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन एक्ट है। तो चैलेंज भाई यही आएगा कि 12 की जगह बस 15 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, 18 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। बट एग्ज़ाम का जो मतलब मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझने की, चाहे 12 सब्जेक्ट हो, 10 सब्जेक्ट हो, 18 सब्जेक्ट हो, आपको ये समझना ज़रूरी कि एग्ज़ाम आपसे क्या डिमांड कर रहा है। ट्रू। अब फिर अगर आपने एक बार वो चीज़ पकड़ ली कि अच्छा आपको आंसर कैसे लिखना है, किस क्वेश्चन में कितना लिखना है, कौन सी चीज़ आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत स्पॉन्टेनियस होती हैं जो आपको समटाइम्स उसी पर्टिकुलर मोमेंट में डिसाइड करना होता है कि इस आंसर में आपको कितना लिखना है। करेक्ट। एंड आई गेस इट्स अ पॉजिटिव स्टेप ओनली, क्योंकि जब मैंने राजस्थान के टाइम पे पढ़े थे तो ये काफ़ी फन सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने वाले, बहुत आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, आपको एक बार में अच्छे से सारे। और आई गेस बहुत छोटे छोटे जैसे इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन एक्ट है, जे एक्ट है, थोड़ा सा लेंदी, बट पॉक्सो वगैरह बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, मतलब बर्डन जैसा नहीं फील होता है उसको पढ़ना। और जब एमपी एलआरसी पढ़ लेते हैं हाँ, ये सबसे बेस्ट है कि अगर आपने एलआरसी पढ़ लिया है तो भाई आपके जीवन में कौन सा ऐसा सब्जेक्ट बच गया है जो आप नहीं क्रैक कर सकते। ये तो है ना यार। टॉकिंग अबाउट ऋतिका, टॉकिंग अबाउट द मेंस एग्जामिनेशन, जब कोचिंग के टाइम पे भी आप प्रिपेयर करते थे या जब मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ाता था, व्हाट हैज़ बीन योर मंत्रा for the preparation of the mains examination? And I'm asking it in two ways. मुझे 2 वेज में आंसर चाहिए। पहला, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, जब आप कोचिंग ले रहे थे, जब आप मेरी क्लासेस वगैरह अटेंड कर रहे थे, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, उस वक्त जब आपको ये प्रेशर नहीं था कि मुझे अब लगभग 1 महीने में, 45 दिन में, 60 दिन में मेंस एग्जाम लिखना है, तब, और जब आपके सामने प्री का रिजल्ट था और आपको अब पता था कि 45 से 60 दिन के अंदर अंदर मुझे मेंस एग्जाम लिखना है, 4 पेपर लिखने हैं, तब मेंस का प्रिपरेशन कैसे किया? व्हाट हैज बीन योर आइडिया फॉर बोथ द पॉइंट्स? So when I was like in
मेरा कोचिंग वाला फेज में जब मैं थी, तो आई रिमेम्बर वहाँ पे AWTs आप कंडक्ट कराते थे। आंसर राइटिंग टेस्ट वगैरह। तो वो बहुत इनिशियल, मतलब तब तो मेरा फोकस इनिशियल स्टेजेस में, जैसा बताया कि वो जो स्ट्रगल होती है कि लिखना, कैसे लिखना है, पता है कि क्या लिखना है, पर कैसे शुरू, क्या मतलब इंट्रोडक्शन की पहली लाइन क्या होगी, हाँ हाँ, कि वो रिपीटेटिव भी ना हो, वो एकदम ऐसा, आप जो एग्जामिनर है उसको एकदम टू द पॉइंट, आपकी पहले को कंसेप्ट की क्लैरिटी है और इसने आंसर जो पूछा उस हिसाब से आंसर किया होगा। तो आई गेस AWTs ने उस सेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। थैंक यू सो मच। बट मेंस में डोंट वेट फॉर द रिजल्ट और आप अपनी प्रिपरेशन चालू कर दो। और मैंने वो चीज़ को बहुत सिंसियरली लिया था। क्लियरली रिमेंबर, मैंने 8 मई से ही अपना प्रॉपर तैयारी, मैं उस 6 के बाद एक दिन 7 हाँ। तारीख थोड़ा सा ऐसे पार्टी वाला जरूरी होता है, मैंने तो ब्रेक जरूरी है। हैरी पॉटर देखी थी, पार्टी ही हुई हैरी पॉटर हाँ, हैरी पॉटर इज अ पार्टी इन Party, इटसेल्फ। हाँ, सो 8 से शुरू। 8 से एकदम शुरू हो गया। और जब ये बताया था कि प्रीलिम्स हो गया है और मैंने बोला था कि मेंस हो जाएगा जून एंड में, हाँ, सो दैट इज, अब मैं नहीं पैनिक करके, पापा सर ने बोला कि मेंस तो हो ही जाएगा जून में, और अब तो मतलब मैंने कुछ तैयारी नहीं करी है, और पापा खुद बोल रहे हैं कि नहीं थोड़ा टाइम तो लगेगा, जून तक तो रिजल्ट ही आएगा, और ये 15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा प्री का। अब मैं पैनिक कर रही हूँ कि भाई जून एंड में रिजल्ट आ जाएगा, मुझे तो इंट्रोडक्शन लिखना नहीं है। जेन्युइनली मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को एक हल्का फुल्का डराता हूँ, वो डर ठीक है। इट वर्कड वेरी वेल फॉर मी। हाँ, कि मतलब मुझे पता है ना, मुझे पता होता है कि अगर अगस्त में होना है तो आपको लगता है कि मैंने ऐसी तैयारी करी होती 8 मई से। ये चीज़ मुझे ना इवेंचुअली रियलाइज हुई कि मैं जितना स्टूडेंट्स को डराता हूँ ना, उतना डरने की चीज़ होती नहीं है। लेकिन अगर स्टूडेंट सही बात पे डर भी जाए, मेरे हिसाब से कई बार स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि एक जो पैनिक की सिचुएशन में एक एड्रेनलिन रश किसी भी स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होता है कि वो एक फट से टाइम टेबल बनाए, क्विक एकदम पीस ऑफ माइंड मेंटेन करके, स्टेट ऑफ माइंड को एकदम अलाइन करके विद द प्रिपरेशन एंड विद अ सर्टेन डेट। क्योंकि यार देखो, प्रीलिम्स के बाद तुरंत डेट मेंस की आती नहीं है, 15-20 दिन लगता है, उसके अंदर अंदर प्रीलिम्स का रिजल्ट कभी भी आ सकता है। अब उस बोल रहे हो कि 15-20 दिन, सो सेम टाइम में आपको एक डेट मिलती है। अब अगर कोई व्यक्ति वो 15-20 दिन वेस्ट कर दे, नहीं तो वो तो दैट कैन बी लीथल। क्योंकि ये ऐसा हुआ कि जब से ये कोविड वाला सिनेरियो आया, 6 मई का पेपर, 28-29 अगस्त का मेंस, अगर उस टाइम का अगर अपन अगस्त की बात करें, तो ये तो आपकी किस्मत थी कि आपको इतना समय मिल गया, लेकिन हर बार ऐसा मिलता नहीं है। हाँ, और इनिशियली आई गेस हमारा भी मेंस क्योंकि पोस्टपोन हुआ था, इसीलिए वो 27-28 तक खिंच गया था। नहीं तो मेंस की जो इनिशियल डेट्स थी वो 6 और 7 अगस्त थी। तो देखा जाए एकदम कट टू कट 3 ही महीने का टाइम था प्रिपेयर करने के लिए। सीधा फिर वो एंड फॉर अ स्टूडेंट जिसने कभी जीवन में मेंस के लिए किसी एग्जाम की आंसर राइटिंग नहीं करी, और एकदम से अगर आप मुझे तब बोलते कि नहीं 6 अगस्त को भी होगा, तब भी मैं उतना ही पैनिक करती, क्योंकि जब आपने फिगर आउट नहीं करा है, एग्जैक्टली आपके सामने एक डेट आ जाती है ना, तो आपके लिए ज्यादा पैनिकिंग हो जाता है वो। और आई गेस जब आप एक बार फिगर आउट कर लेते हो और जब सिर्फ प्रैक्टिस का काम रह जाता है, तब आप थोड़ा काम एंड कंपोज हो जाते हो कि चलो, क्योंकि सबसे बड़ा डर तो ये रहता है कि करना कैसे है। But do you recommend students that they regularly prepare for answer writing? क्या उन्हें रेगुलरली प्रिपेयर करना चाहिए? क्योंकि आंसर राइटिंग ऐसी चीज़ होती है जिसमें टाइम लगता है। अब देखो, 15,000 सवाल लगाना या 10,000 सवाल लगाना, ये उतना डिफिकल्ट नहीं लगता। दिस इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप डेली 300 सवाल, 500 सवाल, 600 सवाल लगा रहे हो, एंड यू फील दैट एनर्जी, आपको फील होता है, पॉजिटिविटी लगती है। लेकिन जब आप मेंस के लिए प्रिपेयर करते हो, तो पॉजिटिविटी तुरंत आती नहीं है, क्योंकि आप एक ही टॉपिक पे आप 3 पेज का आंसर लिख रहे हो, 4 पेज का आंसर लिख रहे हो, केसेस भी डाल रहे हो, इंट्रोडक्शन भी कर रहे हो, चेक कम हो रहा है, लिख ज़्यादा रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि यार पता नहीं मेरी ये पूरी मेहनत जो है वो सही डायरेक्शन में जा भी रही है कि नहीं। So do you recommend the students who are preparing for MP or even RJS, DJS, UP, किसी भी स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या आंसर राइटिंग शुरू से करनी चाहिए? What do you say? एब्सोल्युटली, मतलब मैं खुद इस चीज़ को एक्नॉलेज करती हूँ कि मेरी जर्नी से थोड़ी अलग रही है, बट आई वुड नॉट सजेस्ट इट कि आप इस तरीके से जाओ कि पहले सिर्फ प्री पे फोकस करो, फिर जब मेंस आ जाए तो मेंस पे फोकस करो। ये चीज़ मैं अपने लिए, मेरे लिए शायद इसलिए वर्क करी क्योंकि मुझे पता था कि मैं इस चीज़ को कर लूँगी। मुझे ये चीज़ पहले से पता थी कि मैं आंसर का जो स्ट्रक्चर है कि कैसे लिखना है, इसमें मैं ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करूँगी। मैं मुश्किल से 1 या 2 टेस्ट में इस चीज़ को फिगर आउट कर लूँगी कि क्या लिखना है, क्या स्किप करना है, और फिर बस पूरा प्रैक्टिस का काम रहेगा।
वो इतना कॉन्फिडेंस था मुझ में। अगर आप में उतना कॉन्फिडेंस है, आपके पास ये सारी चीज़ों का, आपके पास पहले स्ट्रेस नहीं है, आपको भी सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो आप मतलब इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। बट अगर आपके पास टाइम है तो वाई वुड यू टेक दैट रिस्क। मेरे पास तो जैसे टाइम नहीं था, राजस्थान नवंबर में हुआ, उसके बाद मई में मेरा ये था एमपी का प्री था, एंड उस टाइम पे भी देयर वर सर्टेन पार्ट्स जहाँ पे मुझे रिवीजन की बहुत ज़रूरत थी। लाइक आई सेड कि मैंने क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस नहीं करे थे, तो सबसे पहले तो मुझे क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करने थे। और बीच में डीजीएस का भी एग्ज़ाम था, डीजीएस एमपी से सिर्फ 10 दिन पहले हुआ था। तो मुझे मतलब, और उस टाइम सिंस आई हैव अ डेट कि 6 मई को पेपर है, तो मैं उस टाइम पे मेंस में नहीं स्विच कर सकती थी। तो इसलिए मेरा पूरा फोकस पहले प्री पे था। जब प्री मुझे पता चल गया कि प्री निकलने वाला है, तब मैंने इंटायरली अपना फोकस मेंस पे शिफ्ट किया। और आई गेस प्री, आपने जो बोला कि प्री थोड़ा डुएबल होता है, थोड़ा फन लगता है, आई गेस उसके 2 एस्पेक्ट्स इसलिए हैं क्योंकि मेजरली जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चाहे कोई एकदम बेसिक सा कोई कॉलेज लेवल एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर कोई जॉब का एग्जाम हो, एमसीक्यू सुन के आपको बहुत ऐसा डर नहीं लगता है कि आपको पता, आपने कभी ना कभी जीवन में कोई एग्जाम ऐसा दिया होगा जो एमसीक्यू पैटर्न पे होगा, नेगेटिव मार्किंग हो नहीं हो, एक टाइमर में सेट करके 2 घंटा 3 घंटा जो भी है, उसमें आपको पता है ना कि इस एग्ज़ाम देते कैसे हैं, आपको अप्रोच पता है उस एग्ज़ाम के टुवर्ड्स, आपको पता है वहाँ सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। मेंस का एग्ज़ाम, इवन तो आपने कॉलेज में चाहे जितने भी सब्जेक्टिव एग्जाम्स दिए हों, आपको पता है कि भाई जॉब के एग्जाम में तो आप वैसे नहीं लिख सकते हो। आप चाहे कितने, आपको भले ही पता हो कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, बट आपको पता है कि आपको ये सामने वाले को दिखाना है कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। एग्जामिनर को आपके आंसर से समझ में आना चाहिए कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। एग्जामिनर से ये नहीं, मतलब हम एग्जामिनर को घुमा नहीं सकते। मतलब वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द एग्जामिनर टू गेट इम्प्रेस्ड बाय द काइंड ऑफ आंसर्स वी यूज्ड टू राइट इन कॉलेज डेज। हाँ, वो तो बिल्कुल भी नहीं। उससे इम्प्रेस नहीं होने वाले। दूसरा, इस चीज़ को भी कॉन्स्टेंटली दिमाग में रखने की ज़रूरत है कि आप टाइम टू टाइम अपने आप को ये रिमाइंड करते रहो कि आप जैसा आंसर लिख रहे हो, आप उसको एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। कि कल को ये कोई अपनी कॉपी को ऐसे समझो कि एक रैंडम बच्चे की कॉपी है और मुझे चेक करना पड़े मुझे कितना समझ में आ रहा है उसका पढ़ के। बाय द वे गाइज, ये एक पॉइंट बहुत सिग्निफिकेंट भी है जो मैं बताना चाहूँगा, एंड ये जेन्युइन है, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन के लिए जब स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं ना, तो उनके नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब नोट्स आर द होली ग्रेल फॉर एग्जामिनेशन। हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर योर नोट्स? मैं ये करती थी, जैसे आज जो टॉपिक पढ़ाएगा, मतलब मैं एक दिन पीछे अपने नोट्स बनाती थी। आज आपने बता दिया मुझे, तो मैं उसके नोट्स कल बताऊंगी, क्योंकि एट टाइम्स हो जाता है कि नेक्स्ट क्लास में बताया आपने कि अच्छा ये भी चीज़ वहाँ पे ऐड कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट है। तो वो बहुत मेरे नोट्स क्योंकि ऑर्गेनाइज तरीके से रहे, बहुत ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज़ कहीं भी लिखी हुई हो, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं करती थी। तो तरीका ये था कि सबसे पहले, मान फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 27 है एविडेंस एक्ट का, बेयर एक्ट का प्रोविजन एज इट इज़ नहीं, वो बेयर प्रोविजन आपको मिल गया, बट स्टार्टिंग करी, सेक्शन 27 हेडिंग डाली, उसके इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, इतना तो लाइक आप क्लास में भी बताते ही थे। नेचुरल है। हाँ। तो अगर कुछ ओवरलैपिंग चीज़ें हैं जो शायद मैं अपने आप भी करती और आपने क्लास में बताया, उस चीज़ को रिपीट नहीं किया। उसके अलावा बेयर प्रोविजन लिखा, इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स लिख लिए, थोड़ा बहुत उसको अपने वर्ड्स में, अगर मुझे लग रहा है कि ये ट्रिकी प्रोविजन है, मुझे अपनी लैंग्वेज में लिखने की ज़रूरत है, वहाँ पे उसको लिखा। बट आई गेस, और अगर वहाँ पे केस लॉज हैं, उन केस लॉज को लिखा, कोई अमेंडमेंट आया है तो अमेंडमेंट को लिख लिया। और कभी कभी जैसा कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन या आप कुछ बता देते, जैसे ये चीज़ उसमें होती है मर्डर और ग्रीवियस हर्ट वाला, जो एक रहता है कि मर्डर होगा या ग्रीवियस हर्ट होगा, आपने बता दिया कि भाई, हाँ आपने बताया कि ऐसा क्वेश्चन आता है प्री में, तो इस केस लॉ के थ्रू ये हेल्ड हुआ था कि अच्छा नहीं, अब ग्रीवियस हर्ट नहीं, इसको मर्डर काउंट करेंगे, या मर्डर नहीं ग्रीवियस हर्ट काउंट करेंगे। तो वो चीज़ लिख ली वहाँ पे कॉपी में कि, और स्टार मार्क बना ली कि भाई ये क्वेश्चन आता है तो इसमें ध्यान रखना कि यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट ऑप्शन होगा, ना कि मर्डर होगा। और इस केस लॉ में ऐसे हेल्ड किया था। अच्छा। उसके बाद भी अगर मुझे लगता था कि कोई इन्फॉर्मेशन है जो शायद मुझे आगे जाके पता चल सकती है, तो थोड़ा स्पेस छोड़ दिया ताकि वहीं पे रहे। इसका फ़ायदा ये होता है कि अब जैसे मेंस में एग्ज़ाम में जाना है सेंटर में, 10 मिनट बचे हैं और रिवाइज़ करना है, तो एक टॉपिक खोला, सेक्शन 27 खोला, सेक्शन 21 से दुनिया जहान की रिलेटेड चीज़ें वहीं पे हैं, पेजेस भी नहीं फ्लिप करने हैं आपको उतना, क्योंकि वो भी टाइम वेस्ट लगता है मुझे तो, मतलब ऑनेस्टली। और ये भी लाइक मैंने नोट मेकिंग वैसे करी थी, बट हमेशा मैंने ये ट्राई करा है कि मैं बेयर एक्ट में ही लिखूँ। अगर बेयर एक्ट राइटिंग इन टर्म्स ऑफ नोट्स इज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि जब आप नोट्स पलटते हो तो नोट्स में आपको टाइम काफ़ी लगता है, लेकिन बेयर एक्ट अगर आपने एक बार में पलटी और ज़रूरी चीज़ें अगर आपने सेक्शन के बगल में ही लिख दी, प्रोविजन के ऊपर ही छोटा सा केस लॉ लिख दिया या और कोई छोटा सा एग्जाम्पल लिख दिया, तो जब आप बेयर एक्ट पढ़ते हो ना, उतने में ही आपका काम हो जाता है।
तो दैट इज़ एक्चुअली वेरी हेल्पफुल। तो फॉर एग्जांपल मान लो सेक्शन 41 है सीआरपीसी का, पूरा बेयर प्रोविजन तो अब मिल ही गया, आप इंपॉर्टेंट केस लॉ लिख लो, ये भी लिख लो कि भाई 0 FIR का कंसेप्ट कुछ ऐसा होता है, ये इंपॉर्टेंट केस है। अगर स्पेसिफिकली कोई गाइडलाइन है कि भाई मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR है, डिफॉल्ट बेल हो गया। डिफॉल्ट बेल है, ये सब लिख लो। कोई इंपॉर्टेंट केस में कोई डिसेंटिंग ओपिनियन, मतलब सब लिख लो कि अगर 41 से रिलेटेड आपको कुछ पढ़ना है तो आपको बस 41 खोलना है, पेज इधर से उधर भी नहीं करना है, उससे रिलेटेड केस लॉ है, कमेंट्री है, डिसेंटिंग ओपिनियन है, एग्जाम्पल है, सब वही प्रोविजन के पास। एक ही जगह बगल में लिख। आप एक बार को नोट्स अपने स्किप कर सकते हो, कमेंट्रीज स्किप कर सकते हो, या उनका कोई सब्सटीट्यूट ढूंढ सकते हो, बट बेयर एक्ट का कोई सब्सटीट्यूट है ही नहीं। एंड आई गेस वो मेरे प्रिपरेशन में तो बेयर एक्ट से मैं इधर से उधर भी नहीं हुई तीनों ही स्टेजेस में। लाइक इवन फॉर द इंटरव्यू मैंने जो पूरा रिविजन करा है वो सिर्फ बेयर एक्ट से करा है। ये सही है। अच्छा, नाउ एक बार छोटे से आइडिया के थ्रू मुझे ये ज़रूर बताना कि पेपर 1 और पेपर 3 इसको कैसे प्रिपेयर किया। पेपर 1 और पेपर 3 का लाइक जब मुझे पता चल गया था कि भाई अब मेंस लिखना ही है, सिंगल्स की अनसॉल्व्ड एक बुक आती है पास्ट ईयर पेपर्स की, ग्रीन कलर की। हाँ ग्रीन कलर की, वो उठाई, हाँ 2 दिन का टाइम लिया मैंने, एक कॉपी उठाई, सब्जेक्ट वाइज उसको बाइफरकेट कर दिया, लाइक 10 पेजेस सीआरपीसी के लिए, 10 पेज सीपीसी के लिए। क्वेश्चंस लिटरली मैंने क्वेश्चन लिखे कि भाई सीपीसी का क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज रेस जुडिकाटा, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, ये सारी चीज़ें लिखी। एमपी में होता है क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है उस क्वेश्चन के ऊपर आप स्टार मार्क बना लो, सो यू कैन आइडेंटिफाई कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पढ़ना है। ये एक थोड़ी टीडियस एक्सरसाइज है जो आप को करनी ही चाहिए, बट ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। उसके बाद वंस आई हैव दैट क्वेश्चन बैंक, तो मैंने ये किया, सिनॉप्सिस बनाना चालू करी कि अगर कल को एज इट इज़ यही क्वेश्चन उठ के आ जाए तो मेरे पास वर्ड टू वर्ड सब कुछ रेडी है कि मुझे इस क्वेश्चन में क्या लिखना है। ऑर्डर एक क्लियर हो जाएगा। सिनॉप्सिस मैंने ऐसी बनाई कि मेरे पास पास्ट ईयर पेपर्स हैं, मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, 80% क्वेश्चंस जो पास्ट ईयर पेपर्स में आए थे वो उस टेस्ट सीरीज में भी थे, बट इक्का दुक्का क्वेश्चन जो एडिशनल मुझे टेस्ट सीरीज में मिले वो भी मैंने अपनी सिनॉप्सिस में इंक्लूड करी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर सिनॉप्सिस में पूछा गया व्हाट इज एक्सप्लेन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो मुझे पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन में अगर मुझे 4 लाइन लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगी उस 4 लाइन में, कि भाई आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया हुआ है 19(1)(a) में, फिर उस आर्टिकल को मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगी, लाइक एकदम वर्ड टू वर्ड मुझे क्योंकि वहाँ पे मेंस में जो 3 घंटे का टाइम होता है, आप सोचना भी वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते 2 मिनट बैठ के कि अब मैं अगली लाइन क्या लिखूँ। और मेरे साथ तो ऐसा होता था कि जब वो 2 इन्विजिलेटर हैं वो साइन करने आ रहे हैं ना, तो मुझे इरिटेशन होती थी कि साइन जल्दी साइन करके कॉपी वापस दो भाई। हाँ, तो इतना लाइक क्रूशियल होता है वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट, तो सिनॉप्सिस आपको इसलिए हेल्प करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ उससे ये होती है जब आप सिनॉप्सिस बनाते हैं, अगर कोई रैंडम या स्पॉन्टेनियस ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपने शायद जिसकी सिनॉप्सिस नहीं बनाई है, बट आप इतने आंसर्स की सिनॉप्सिस बना चुके हैं कि आपको पता है कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। हाँ, इसको स्किप कर सकते हैं या इसमें इतना ही लिखो क्योंकि टाइम कम हो जाएगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे बड़ा इशू आई गेस MPCJ के मेंस में टाइम मैनेजमेंट का ही होता है। हाँ, मतलब उसमें कोई पेपर में क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप सोचो कि मुझसे बन नहीं रहा है, बल्कि यही होता है कि इतना बन रहा है कि क्या छोड़ दूं मैं, ना लिखें। हाँ, और ये इनफैक्ट मेरे साथ हुआ भी था जो पहला ही क्वेश्चन सिविल लॉ के पेपर में था। दूसरा मैंने ये करा था टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कि 3 घंटे हैं, हर क्वेश्चन को मुझे कितना टाइम देना है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप बहुत ऐसा, जैसे बताया पहली क्वेश्चन है, मुझे लग रहा था कि यार मुझे तो 4 केस लॉ पता है, मैं 2 लिख के कैसे छोड़ दूं, मुझे बताना है कि मुझे 4 केस लॉ पता है, बट ऑब्वियसली यू कांट अफोर्ड टू डू दैट, नहीं करते। तो मुझे पता था कि मुझे अपना 8 मार्क के क्वेश्चन को 13 मिनट देने, एट मैक्स मैं 15 मिनट दे सकती हूँ, बस उससे ज़्यादा भले ही फिर वो क्वेश्चन छूट जाए, मैं नहीं लिखूँ उसमें कंक्लूजन, वो चलेगा। 4 मार्क्स के क्वेश्चन को मुझे हर हालत में 5 से 6 मिनट के बीच में ही कंप्लीट करना है, और इसको मैंने इस तरीके से बनाया था कि एंड में मेरे पास 10 मिनट बच जाए, क्योंकि हर बार एक क्वेश्चन आपको पेपर में ऐसा मिल ही जाएगा जो आपसे नहीं बन रहा होगा, आप सोचोगे मैं इसको बाद में अटेम्प्ट करूंगा। हाँ, तो मैं क्या करती थी, मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मैं इसको सोचूंगी कि मैं इस क्वेश्चन को बाद में लिख दूंगी तो मैं पक्का भूल जाऊंगी इसको लिखना, तो मैं हमेशा सीरियल नंबर वाइज ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ, चाहे मुझसे कितने भी अच्छे तरीके से वो बन रहा हो। बट जैसे मान लीजिए मुझे क्वेश्चन नंबर 7 नहीं बन रहा है, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 के लिए वहाँ पे एक पेज खाली छोड़ दिया, सो दैट जब मैं रिवाइज करूँ तो मुझे ध्यान आ जाए खाली पेज देखे कि अच्छा यहाँ कुछ लिखना है। एंड दिस एक्चुअली हैपेंड विद मी। एक कंसेप्ट उन्होंने पूछा था, कॉन्ट्रैक्ट से ही रिलेटेड था, मुझे याद नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन, बट इतना टाइम क्रंच होता है कि जब मैंने इतना शेड्यूल बना के लिया कि पर क्वेश्चन मुझे कितना टाइम देना है,
तो मुझे पहले क्वेश्चन में ही पता है कि अच्छा मैं एक्सीड कर रही हूँ अपनी टाइम लिमिट, मेरा पेपर इसके छूट beyond जाएगा, नहीं जा सकती। नहीं तो ये अगर टाइम लिमिट नहीं होती तो मैं पहला क्वेश्चन अगर 20 मिनट में लिखती, ऑब्वियसली मेरा पीछे 12 मार्क्स अच्छा का ये शॉर्ट नोट करना छूटता। चाहिए, मतलब हाँ ये करना चाहिए कि पर क्वेश्चन डिवीजन रखना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत जैसा मैंने मतलब इट हैज़ टू बी, अगर टाइम मैनेजमेंट रखना है तो माइक्रो मैनेजमेंट पे जाना ही पड़ेगा, नहीं अवॉइड कर सकते, क्योंकि ऑब्वियस ही चीज़ है कि आप कोई क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, उसके बीच में आकर के कोई साइन करवाए, या उसके बीच में कोई पानी पूछने आ जाए, या उसके बीच में कुछ भी और हो, तो आपका जो उतना 10 सेकंड के लिए या 15 सेकंड के लिए माइंड इधर उधर हुआ है, उतने में कॉन्सेप्ट खेल हो आपका जाएगा। हाँ हो खेल गया हो जाएगा, खेल। तो पूरा जो क्वेश्चन का आपका सिनॉप्सिस है माइंड में वो स्लिप करने लगेगा आपके माइंड से। और वो अच्छा, फ्लो ऑफ थॉट भी टूटता है। और जो मैं बता रही थी, आपके पास जब 3 घंटे हैं और आप पहला क्वेश्चन में 20 मिनट लगा रहे हो, तो आपको रहता है कि नहीं यार टाइम मैं लिख लूंगा करके, नहीं हो पाता। बट आपको नहीं पता है कि आप यहीं पे कर चुके, पहले ही क्वेश्चन में आपने गड़बड़ कर दिया है कि आपको 13 मिनट में लिखना था, अब आपका पीछे का शॉर्ट नोट छूट जाएगा। ये तो चलो बात हो गई पेपर 1 और 3 की। व्हाट अबाउट पेपर 2, ट्रांसलेशन कैसे प्रिपेयर किया था? एडवाइजेबल डिग्लॉट एडिशन होना चाहिए, मेरे पास नहीं था। मैंने कॉलेज टाइम जो बैरक्स खरीदे थे वो डिग्लॉट एडिशन के नहीं थे, तो मैंने क्या किया था, MPCJ की वेबसाइट पे जाइए, सारे पेपर्स डाउनलोड कर लिए, आई गेस 2014 तक के पेपर हैं उसमें। मैंने पेपर उठाए, अपनी एक लीगल ग्लॉसरी बनाई कि और जो उसमें ट्रांसलेशन वाले पार्ट्स थे, अब जैसे 20-20 सेंटेंसेस आते हैं दोनों ही में, तो वर्ड बाय वर्ड उस सेंटेंस को तोड़ दिया, मतलब ऑब्वियसली इन और ये सब हटा के, जो अगर कोई बहुत सिंपल टर्म भी है, जैसे मुझे पता है कि भाई सूट को वाद बोलते हैं, प्लेंटिफ को वादी बोलते हैं, डिफेंडेंट को प्रतिवादी बोलते हैं, बट ट्रस्ट में यही वो वर्ड्स हैं जो आपको वहाँ नहीं याद आएंगे। एग्जैक्ट जो अगर देखिए बेसिक फंडा ये है कि अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत ईजी है, ये तो मैं लिख लूंगा, वो सबसे पहले लिख लो क्योंकि वही गलत होने वाला है। एंड यू वोंट बिलीव, मेरा एक लास्ट सेंटेंस छूटा था, हिंदी टू इंग्लिश उसको ट्रांसलेट करना था, और मुझे बीमा नहीं याद आ रहा था कि बीमा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कार इंश्योरेंस को मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करना था। मैं इतना उस टाइम पे इतना प्रेशर था कि अब बस 2 मिनट बचे और ये कॉपी छीन, वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके कॉपी कलेक्ट करना। नंबर अच्छे आए थे ना इसमें, इस वाले पेपर में नंबर अच्छे थे, नंबर अच्छे, मार्क्स बता सकते हैं कितना। आई गेस पेपर 2 में यार मैं हर बार स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि आप पेपर 1, 2, 3, 4 में एक्सेलेंट स्कोर मत करने जाओ, बट अगर आप अबव एवरेज हर पेपर में स्कोर कर रहे हो तो आपका इंटरव्यू कॉल भी आएगा और आप मेरिट में भी जगह बना पाओगे। इज इट ट्रू, मतलब ये सही है? क्योंकि अगर जैसे पेपर 2 की बात करें, 1 एंड 3 तो चलो हैंडल हो जाते हैं, एंड उसमें भी कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि पेपर 1 एंड 3 चाहे हम कितना भी अच्छा लिख के आ जाएं, एक स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्किंग होती है जिससे आपका स्कोर अराउंड 45 से 55, 50 से 60 के बीच में ही आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता। बट पेपर 2 एंड पेपर 3 दे इवेंचुअली बिकम स्कोरिंग फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि पेपर 2 के जो क्वेश्चंस होते हैं, पेपर 2 के क्वेश्चंस डूएबल होते हैं, थोड़ा इजी ऑन योर गट होते हैं, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर प्रैक्टिस करी हुई है, डिग्लॉट की प्रैक्टिस करी हुई है, ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करी हुई है, तो बनते हैं। ये पेपर 2 के साथ होता है। पेपर 4 में एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि वहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ बहुत नहीं स्ट्रगल करना होता है। स्कोर करना इसलिए ईजी होता है क्योंकि आपको एक जगह 8 मार्क का क्वेश्चन लिखना है और एक दूसरी जगह आपको एक मार्क्स के लिए बस सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। आप कितनी भी गलती कर लोगे, बट आप आपने 8 में से 2 सेंटेंस गलत करे, 2 ही मार्क्स कटेंगे, 6 तो मिलेंगे, बट वहाँ पे 8 में से 6 मार्क्स मिल जाना वो बड़ी बात हो जाती है। ऑन एन एवरेज आपको 4.5, 5 बहुत अच्छा लिख दिया, 5.5, 6 तक चला जाता है। और ये चीज़ मैंने हमेशा से सुनी भी थी और अपने भी प्रोसेस के थ्रू इसको एक्सपीरियंस करा है कि 1 और 3 में मोर और लेस सबको ही एक जैसे नंबर मिलते हैं। आप कितना भी अच्छा लिख दो, शायद ही मैंने कभी सुना हो कि अच्छा मुझे तो 80, 82 ऐसे मार्क्स मिल गए 1 एंड 3 में। हाँ नहीं, मैंने तो एटलीस्ट नहीं सुना है, अपने बैच में भी नहीं सुना है और सीनियर्स से भी कभी नहीं सुना। बट पेपर 2 और पेपर 4 में अगर आपने गंदा लिखा है तो वहाँ पे आपके 20 और 30 तक भी मैंने सुना है कि लोगों के आए हैं। और अगर आपने मतलब मैंने अपने ही बैच में सुना है कि अगर अच्छा लिखा है पेपर 2 और पेपर 4 में तो आपको 80, 85 तक भी मिला है। लाइक देयर आर स्टूडेंट्स इन माय बैच जिनको पेपर 2 और पेपर 4 में 80s के अराउंड भी स्कोर किया। तो इतना वेरिएशन आ जाता है पेपर 2 और पेपर 4 के थ्रू। पेपर 2 के लिए तो अपने को एक वो आइडिया मिलता है रिगार्डिंग द डिग्लॉट एडिशन। पेपर 4 के लिए या जजमेंट राइटिंग के लिए स्पेशली मुझे ज़रा एक नटशेल में बताना कि पेपर 4 के लिए कैसे प्रिपेयर किया, जजमेंट राइटिंग कैसे प्रिपेयर की? क्लासेस आपकी जो आप जहाँ पढ़ाते थे
तो वहाँ पे जो जजमेंट राइटिंग के सर थे, राघव सर, उन्होंने जो मुझे बताया था, मतलब क्लास में जो पढ़ाया था, वो ऑब्वियसली उस टाइम जब क्लासेस लगती थी तब तो ऐसा होता है ना, आप खुद से नहीं करते हो, बता दिया सर ने कि ऐसे ऐसे करते हैं, ये फॉर्मेट है, इस तरीके की लैंग्वेज है या इस तरीके का फ्लो है, ये लिखना है, ये पहले लिखना है, ये बाद में लिखना है, सुना होता है। बट जजमेंट, और ये दोनों ही सब्जेक्ट्स के लिए ट्रू है, पेपर 2 या पेपर 4, कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं स्टार्ट करेंगे तब तक आपको नहीं आइडिया लगेगा कि आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। जब फर्स्ट टाइम जजमेंट लिखा था तो कितना टाइम लगा था, पूरा ऑनेस्टली दिन, बताना? पूरा दिन लग गया था। पूरा दिन लग गया था। मैं पेपर 2 की भी, मतलब 1 और 3 में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करते हो, क्योंकि पढ़ना नहीं होता है, प्रैक्टिस करनी होती है बस। पेपर 2 में फिगर आउट करना कंपैरेटिवली इजी, कि भाई अच्छा ट्रांसलेशन ऐसे पढ़ लो, गूगल कर लो, ऐसे कभी ना कभी हर एग्जाम में लिखे होते हैं, उसका भी आप फिगर आउट कर लेते हो, प्रेसी राइटिंग भी वो ठीक है। जजमेंट राइटिंग आई गेस डिफिकल्ट भी इसलिए लगता है क्योंकि एकदम से बहुत नया कंसेप्ट है, बहुत अनफेमिलियर है। भले ही आपने लॉ पढ़ा है अपने कॉलेज में, बट आपने जजमेंट राइटिंग नहीं करी है। और वो वैसे बोलते हैं ना कि आर्ट है जजमेंट राइटिंग एक, तो अगर वो प्योरली आपकी राइटिंग स्किल्स जो है उस पर डिपेंड कर रहा है, ऑब्वियसली जो एक फॉर्मेट है वो आपको फॉलो करना होता है। अभी ओल्ड फॉर्मेट में लिखा था आंसर कि न्यू फॉर्मेट में? मतलब वो शुरू में डब्बे डब्बे बना के लिखा था कि इट वाज द ओरिजिनल ओल्ड फॉर्मेट, जैसा हम लोग एमपीसीजे? क्लास में मैं बस लिखा है। हाँ, मतलब लास्ट में वो जो सेंटेंसिंग में बॉक्स वगैरह बनाना होता है, हाँ बस उतना था, शुरू वाले बॉक्सेस नहीं थे, मतलब न्यू फॉर्मेट नहीं थे, ओल्ड फॉर्मेट में ही लिखा था। सही है। अच्छा चलो, ये तो बात हो गई अपने मेंस एग्जामिनेशन की। इंटरव्यू के लिए क्या एक्सपीरियंस रहा? एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि मॉक इंटरव्यूज बहुत सारे दिए होंगे। विच वाज द मोस्ट डिफिकल्ट मॉक इंटरव्यू फॉर यू, या जो लगा हो कि यार ये मॉक इंटरव्यू अगर नहीं भी दे रही तो लाइफ सेट चल रही थी? चल ही रही थी जब तक आपका नहीं ध्यान दो। So, मतलब हाउ वाज माय मॉक इंटरव्यू difficult in comparison to like any other mock interview without taking any names? क्योंकि जनरली वही है, मेरे साथ स्टूडेंट्स की यही वाली इमेज बनी हुई है कि ये हंसी मजाक खूब करेंगे, ही इज़ वेरी चिल, ही इज़ लाइक, मतलब मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ऐसा स्टूडेंट बोलते हैं। एंड दिस इज लाइक एक्चुअली ट्रू कि सबसे ज़्यादा इनिशियली जो मैंने स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स में स्ट्रगल करा था वो इसीलिए क्योंकि क्लास में हमेशा वैसे ही देखा है ना कि अरे दृश्यम में ऐसा हुआ था और ये मूवी देखी है, ये गाना सुना, और सडनली आप एकदम ऐसे सूट बूट में बैठे हो, सो धृतिका टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और मैं सोच रही हूँ यार वो कहाँ चले गए जो। ये होता है बिकॉज ये स्टूडेंट्स की एक बहुत, मैं कहूँगा कि जेन्युइन एक मेरे से कंसर्न है कि भाई जब आप क्लास में पढ़ाते हो वो एक अलग ऑरा है, एक अलग तरीका है, एंड जब आप मॉक इंटरव्यूज लेते हो, व्हाई डू यू ग्रिल अस सो मच? एंड इतना ज्यादा ग्रिलिंग करने की जरूरत क्या है यार? अगर या तो जैसे आपको हमेशा क्लास में सीरियसली देखा हो और फिर आप हंसी मजाक करो तो आदमी कंफर्टेबल हो जाता है, उसमें बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेता है। बट अगर हंसी मजाक में देखा और एकदम से मतलब लिटरली रोना आ गया था, बस क्योंकि रो नहीं सकते थे इसीलिए ही मैं नहीं रोई। अब उसी मॉक इंटरव्यू के बाद था कि भाई ये रियलाइज करा दिया था कि कुछ नहीं आता है और अब बैठ जाओ चुपचाप पढ़ने के लिए, बहुत हो गई तफरी। मतलब एटलीस्ट ये तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट है जो कहीं पे भी उसको फील हो रहा है कि यार हम ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हैं, मैं थी वो स्टूडेंट, ये मुझे तो था इंटरव्यू तो मैं निकाल ही लूंगी। आई एम दैट स्टूडेंट, आई एम मी, डोंट बी मी, डोंट बी मी। क्योंकि ये वाला स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ होती है। मॉक इंटरव्यूज़ का जो मेरे रिस्पॉन्सेज होते हैं वो मैं जनरली स्टूडेंट्स यूट्यूब पे नहीं जाते। ये स्टूडेंट्स, मतलब जितना भी स्टूडेंट्स के साथ मॉक इंटरव्यू होता है वो हर एक स्टूडेंट का स्पेसिफिक जो एक रिव्यू है वो स्टूडेंट को मैं अलग से ही बताता हूँ। मैं कभी भी किसी स्टूडेंट को दिया हुआ जो रिव्यू होता है वो यूट्यूब पे नहीं डालता, क्योंकि हर स्टूडेंट का टेम्परामेंट अलग होता है, हर स्टूडेंट के बोलने का तरीका अलग होता है, क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका होता है, फैक्चुअल क्वेश्चन में एडेप्टिवनेस लाने का तरीका अलग होता है। तो यस, मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि जितना हो सके स्टूडेंट को हद से हद लेट मी मेक देम अनकम्फर्टेबल एंड लेट मी मेक देम कंफर्टेबल विद दैट अनकम्फर्टेबलनेस। क्योंकि अच्छा, अब ये मैं ऑनेस्ट इसमें आई विल टेल यू गाइज, दिस इज़ नॉट एट ऑल डॉक्टर्ड एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल, मैं जज साहिबा को बिल्कुल भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता इस पॉइंट पे, लेकिन मैं ये जेन्युइनली जज साहिबा से पूछूंगा, धृतिका से, कि धृतिका विच वॉज द, एंड बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, विच वॉज द मोस्ट क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ मॉक इंटरव्यू दैट यू अपीयर्ड फॉर? क्योंकि तुमने मल्टीपल मॉक इंटरव्यूज़ दिए
एंड स्टूडेंट्स देते ही हैं, And I चाहे guess फिर देना वो भी चाहिए, like, देना भी हाँ। चाहिए, ताकि आपको हर तरीके के टाइप ऑफ क्वेश्चंस का एक आइडिया लगे. विच वाज द क्लोजेस्ट मॉक इंटरव्यू विद द MPCJ? हाँ, सो आई गेस आपका ही होगा, रीज़न बीइंग, और ये इंटेंशन में जब मैं मॉक इंटरव्यूज़ के लिए अपीयर कर रही थी, किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, मेरा इंटेंशन यही था कि मैं अपने आप को इस चीज़ से कंफर्टेबल करूं कि वहाँ पे अगर वो आपको अनकंफर्टेबल करने की कोशिश करें, आपको बहुत ही ज़्यादा, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको ऐसा नहीं कि एकदम फैल ही गए कि हाँ सर और बताइए, ये भी नहीं करना है. आपको अपना काम और कंपोजर मेंटेन करके रखना है. एंड सेम गोज़ विद अगर आपको अनकंफर्टेबल फील करा रहे हैं तो वो चीज़ सबसे क्लोजली मैंने आपके ही मॉक इंटरव्यू में एक्सपीरियंस करी थी. और मैंने बताया भी था आपको कि वो जो सेक्शन 26 में जो आपने मुझे ग्रिल किया था और मेरा रोना निकल, मतलब वो तो था कि मैं सारी ही चीज़ें क्वेश्चन करने लग गई थी कि भाई ये कैसे गलत हो सकता है, मैं कौन हूँ, मेरा मेंस निकला है. यू फेल्ट एज इफ माय एंटायर लाइफ वाज अ लाई. हाँ, ये exactly. क्योंकि, और वो भी दैट टू सेक्शन 26 ऑफ इंडियन एविडेंस Act, हाँ. जहाँ पे आप मान के चल रहे हो कि आपको 1 से 167 तक सब कुछ आता याद है, हाँ. उसमें अगर 26 में अगर कोई बोले वो भी मैंने उस इतने कॉन्फिडेंस से दिया था, जबकि वो सेक्शन मैंने मेंस के बाद से ऐसा बहुत रिवाइज या रेफर नहीं करा था, फिर भी वो मुझे इतना अच्छे से याद था कि मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली बोला था कि सर 26, और आपका सीधा था कि अच्छा ठीक है फिर तो अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, और मैं ऐसे हो गई थी कि मुझे घर जाना है. नहीं, मॉक इंटरव्यूज का यार ये तो फन एक एलिमेंट रहता ही है, क्योंकि जब मॉक इंटरव्यूज होते हैं या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हो ना, द इंटरव्यू एंड द environment ऑफ इंटरव्यू एंड द वे यू अप्रोच टुवर्ड्स अ पर्सनल इंटरव्यू राउंड फॉर जुडिशियल सर्विसेज, इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वे यू स्टडी अ सब्जेक्ट को आप मजे से पढ़ते हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, IPC हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, यू वांट टू एंजॉय इट. आप केशवानंद भारती को एंजॉय करना चाहते हो, आर वर्सेस गोविंदा को एंजॉय करना चाहते हो, यू वांट टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि यार कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में क्या हुआ, क्या था, क्या इन्फ्लुएंजा हुआ है, क्या हुआ है. कि जो आप एक बार भी पढ़ लोगे ना वो आपकी मेमोरी में रह जाते हैं. सेट रहता है. मेंस के लिए भी वैसा ही अप्रोच चलता है. यू मोनोटोनस रहता है, लिखना बहुत पड़ता है, बोरियत होती है, लेकिन वो एलिमेंट धीरे धीरे करके वेव ऑफ हो जाता है, वो आप यूज्ड टू हो जाते हो. बिल्कुल. लेकिन इंटरव्यू ऐसी चीज़ है, उसके लिए आप तब तक प्रिपेयर नहीं करते खुद को मेंटली जब तक आपको इंटरव्यू कॉल होता नहीं है. और नहीं, इनफैक्ट मुझे तो लगता है जब तक आप उस इंटरव्यू रूम से बाहर नहीं आ जाते हो तब तक आप नहीं प्रिपेयर्ड रहते. आपको लगता है, इनफैक्ट कई बार, क्योंकि मैंने खुद बहुत सारे इंटरव्यूज फेस किए हैं, मेरे को एक चीज़ जो मेरा एक्सपीरियंस है, अब मैं उस चीज़ को मॉक इंटरव्यू में इनकॉर्पोरेट करता हूँ, वो यही है कि यार स्टूडेंट को या कैंडिडेट को आप कंफर्टेबल तो करोगे ही, क्योंकि कंफर्टेबल करना ज़रूरी है ताकि वो आपके सवालों का सही जवाब दे पाए, लेकिन उस व्यक्ति को अनकंफर्टेबल करना भी ज़रूरी है, क्योंकि when you will be sitting as a judge, when you will be a presiding officer, every single day you will face that uncomfortableness. आप एज अ कैंडिडेट, जितना आपको लगता है कि आप एज अ कैंडिडेट सफ़र कर रहे हो या एज अ कैंडिडेट आप खुद को ग्रिल कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, आपको भी ये चीज़ रियलाइज़ होगी. एंड जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं उन सभी स्टूडेंट्स को ये एक पॉइंट बहुत बेसिकली रियलाइज़ होता है कि यार जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे दैट वाज ईजियर, क्योंकि जब जज आप बन जाते हो तो जज बनने के बाद आपको समझ में आता है कि यार लाइफ कैंडिडेचर के टाइम पे ज़्यादा इजी थी और अब ज़्यादा डिफिकल्ट है. सो एवरी डे यू हैव टू बी दैट अनकंफर्टेबल, एवरी डे यू विल बी ग्रिल्ड बाय द डिस्प्यूट्स दैट यू सी, एंड यू हैव टू बी वेरी काम एंड कंपोज्ड. इसमें जो मैं एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, इवन तो अभी मेरी ज्वाइनिंग नहीं आई और मैंने उस चीज़ को अभी फेस नहीं किया है, बट स्टिल वो चीज़ मैं ऐसे सेंस कर पा रही हूँ कि अब जो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, वो बहुत एकदम से बढ़ गया है. एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के टाइम पे आपके पास स्कोप होता है गलती करने का. पहली बात तो यहाँ पे स्कोप नहीं है गलती, ऐसा नहीं है कि आप गलती ही नहीं कर सकते, ऑब्वियसली एक है, आप गलती करोगे, आप बता दो भाई सीनियर्स को, एक्नॉलेज कर लो उस गलती को. दूसरा, अगर आप एग्ज़ाम में गलती करोगे वो गलती सिर्फ आपको अफेक्ट कर रही है. अगर आप उस पोजीशन पे बैठ के उस अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हुए गलती कर रहे हो तो वो आपको नहीं अफेक्ट करके दूसरा, मतलब इट फॉर यू इट्स जस्ट अनदर केस जो आपको डील करना है जिससे, बट जो पार्टी है सामने वाली उसके लिए तो ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट टाइप का है ना, कि उसके लिए डिसाइडिंग फैक्टर है कि उसकी आगे की लाइफ कैसी होने वाली है. तो वो एक बहुत, मतलब ऑब्वियसली ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. एब्सोल्युटली. अच्छा चलो, अब तो जज तो हो गए, लेकिन प्लान भी होना चाहिए. Should there be a plan B? Obviously, always there should be a plan B. Yes. I guess it depends. It very much depends upon person to person. मुझे अपना, मेरा जैसा नेचर है और
उसके हिसाब से मतलब मुझे ये था ऑब्वियसली जब मेरे बैचमेट्स और जूनियर्स का प्लेसमेंट होता था आपको लगता है क्योंकि ये एग्ज़ाम प्रोसेस इतना लेंथी है आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं। इवन तो आपका प्री निकल रहा है, मेंस सारी स्टेजेस आपकी क्लियर होती जा रही हैं, बट जो अल्टीमेट रिजल्ट आपको चाहिए वो आपको आता हुआ नहीं दिख रहा है। बट जो आप मुझे इसलिए मैं बीच में बहुत डेस्परेट भी हो जाती थी कि यार मुझे कहीं पे भी बस जॉब मिल जाए। जब मैं किसी मतलब मैं बीच में इतनी डेस्परेट हो जाती थी, मुझे लगता था कि मुझे 5,000 रुपये भी दे देगा ना तो मैं चली जाऊँगी काम करने, क्योंकि नो फाइनेंशियल बर्डन घर की तरफ से नहीं है, बट आपको खुद को लगता है व्हेन यू रीच अ सर्टेन एज कि भाई एटलीस्ट मैं अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ तो खुद फुलफिल कर सकूँ। हाँ, तो पर मुझे ये पता था कि अगर मेरे पास प्लान बी होता तो मैं बहुत ऐसे कंफर्टेबल हो जाती, बिकॉज मुझे पता था कि चलो ये नहीं निकलेगा तो कुछ और तो है करने के लिए। एंड आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि मेरा पहली अटेम्प्ट में ये निकला है, तो मुझे प्लान बी को उतना ज़्यादा थॉट देने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। करेक्ट। मे बी इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आपके सर्कमस्टांसेस अलाउ नहीं कर रहे हैं आपको, तो इट्स वेरी लाइक इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक फॉल बैक ऑप्शन होना चाहिए कि अगर जुडिशरी नहीं हुआ तो क्या। और शायद अगर मेरा भी नहीं होता तो मैं भी सोचती। नेट दिया, दिलवाया गया है, दिलवाया गया है, क्लियर हो गया है। अच्छा, क्लियर हो गया है। सो दैट वे मतलब प्लान बी वाज स्टिल देयर इंटैक्ट, ऑल्दो ऐसा नहीं है कि प्लान बी था, लेकिन घर वालों ने कहा कि भैया एक सेफ्टी नेट तैयार कर लो, डांट से बचने के लिए, दैट इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू। मतलब मैंने नहीं सोचा था कि अगर जुडिशरी में नहीं हुआ तो मैं टीचिंग में चली जाऊंगी, बट हाँ अगर कभी मुझे सोचना पड़ता तो एटलीस्ट मैं टीचिंग को प्रायोरिटाइज करती कि अच्छा चलो, मुझे ऑब्वियसली पता तो आपको रहता ही है ना कि आप एनी डे एडवोकेसी में जा सकते हो, टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं, बट इतने मुझे पता है कि भाई मेरा जैसा नेचर है, जो टेम्परामेंट है, तो मैं शायद एडवोकेसी में नहीं अपने आप को सर्वाइव कर, या मैं अपने आप को नहीं देख पाती हूँ वहाँ पे, जैसे मैं कॉर्पोरेट कल्चर में नहीं देख पाती हूँ अपने आप को। मैं समहाउ वहाँ पे घुस भी जाऊँ उस एनवायरनमेंट में, तो मैं हो सकता है मैं 2-3 साल बाद घूम के फिर जुडिशरी या दूसरे ऑप्शंस पे आ जाती। अब अगर मैं इंजीनियर बन भी गया तो शायद उतना अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा। करेक्ट है। सो यार अगर एकदम हम लोग सीधे पॉइंट की एक बहुत ज़रूरी बात करें, हाउ डिड यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड? क्योंकि ये एक चीज़ है जो कि बॉटम लाइन आ जाती है पूरी प्रिपरेशन की। जैसा आपने कहा कि रिजल्ट तुरंत दिखते नहीं हैं, बैक टू बैक एग्जामिनेशंस होते हैं, कभी आप प्री के लिए पढ़ रहे हो, कभी मेंस के लिए पढ़ रहे हो, कभी एक जगह का इंटरव्यू और एक जगह का मेंस एक साथ आ जाता है। हाउ डिड यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड? व्हाट वर योर टाइम्स ऑफ लेजर? मतलब क्या करती थी? गाने सुनते थे, वॉक पे जाते थे, एक्सरसाइज करते थे, स्टैंड अप कॉमेडी देखते थे, मूवीज देखते थे? कुछ तो होता होगा, कुछ ना कुछ लेजर की चीज़ करते होगे जिससे कि मोटिवेशन बना रहे, प्री में भी, मेंस में भी, इंटरव्यू में। हाउ डिड यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड? या जैसा हम कहते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते थे, पॉडकास्ट देखते थे, व्हाट वाज इट फॉर यू? मतलब सबके लिए अलग अलग हो सकता है। बहुत ऑनेस्टली बताऊं, बिल्कुल एकदम रॉ तरीके में, एकदम रॉ तरीके मैं वो बच्ची हूँ कि मुझे पता है कि पढ़ना भी है, और तो मैं रोते रोते पढ़ लेती, नहीं पढ़ना सेक्शन 27 एक्सेप्शन है 25। पर ये सारे बच्चे ऐसे नहीं होते। ये नहीं, हाँ मैं अपना बता रही हूँ, इट मे और मे नॉट वर्क फॉर यू, हो सकता है एडवाइजेबल ना भी हो, बट मैं अपना बता रही हूँ कि मैं, और ये मेरी आदत ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने जुडिशरी के एग्जाम के लिए किया कि मुझे पढ़ना मतलब है। ये तो आपको ये लिटरली ऐसा हो, मैं आपको कॉलेज का कॉन्स्टी का एग्जाम है, कुछ तो एग्जाम से एक रात पहले पढ़ रहे हैं, हो गई कुछ हो गया, दोस्तों से लड़ाई कुछ हो गया, लिटरली मैं रो रही हूँ और पढ़ती भी जा रही हूँ। मतलब इतना भी टाइम नहीं है कि दोस्त मुझसे ये पूछ सके कि भाई क्या हो गया है, मैं भी बोल रही हूँ कि नहीं पढ़ लेते, कल बता दूंगी। मतलब हाईलाइट कर रही हूँ और आंसू टपक रहे हैं। मतलब बच्चे की टांग टूटी हो चाहे चप्पल टूटी हो, उसको डाउट पूछने जाना है तो वो डाउट पूछने जाएगा ही। हाँ, ये अच्छी चीज है। ऐसा नहीं है कि मैं रोज ही ऐसा करती थी कि रोते रहो और पढ़ते रहो, ऑब्वियसली मतलब अब एग्जाम से 2 दिन पहले अगर आप इतना सैचुरेट हो गए, बट आपको पता है यार, तो खुद को ही बोलता कि यार 2 दिन और पढ़ लो, फिर तो जितना सोना है सो लेना, जितना ब्रेकडाउन्स आए थे, कभी ऐसा लगता था कि यार रहने देते हैं, या कभी ऐसा लगे कि रहने नहीं देते हैं पर यार कब तक करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, क्या लिमिट है, कोई एपिटोम तो होगी। ये मेरे साथ मेंस के टाइम पे हुआ था, लाइक प्री का तो बताया बहुत ऐसा फन था और तब आप एक्चुअली मोटिवेटेड भी होते कि अच्छा एग्जाम आ रहा है, नहीं बहुत सीरियसली प्रिपेयर करना है। मेंस बहुत एग्जॉस्टिंग और मोनोटोनस हो जाता है, और स्पेशली हमारा तो पोस्टपोन भी हो गया था मेंस के। आई रिमेंबर ऐसे 2 हफ्ते पहले ही मेरा सैचुरेशन हिट कर चुका था। मैं भले ही पढ़ती रहती थी, बट अब वही चीज़ है कि अगर कोई चीज़ 2 घंटे में पढ़नी है, वो पढ़ने मुझे 4 घंटे लग रहे हैं, बट कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि वो गिल्ट इतना हो जाता है ना कि नहीं यार पढ़ना चाहिए, और पढ़ नहीं रहे हैं और मूवी देख रहे हैं या सो रहे हैं। बट ऑब्वियसली मतलब ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि ऐसा नहीं करना चाहिए।
मैंने खुद भी ऐसा किया एंड आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसा कर लो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे पढ़ते टाइम नींद आ रही है, ले लो एक दिन का ब्रेक, सो लो भैया, दिन भर सो लो, रात दिन 24 घंटा सो लो, 2 दिन सो लो, लेकिन बाउंस तीसरे दिन अच्छे एकदम रिफ्रेश होके आओ। करेक्ट। कोई सीरीज देखने का मन कर रहा है, फ्रेंड्स देखने का मन कर रहा है, मूवी देखने का मन कर रहा है, देख लो, रैंडम बिंज वॉच कर लो, दिन भर बस फ्रेंड्स ही देख लो, पर दूसरे दिन आके फिर पढ़ो, बिकॉज वो हेल्पफुल नहीं है ना। अगर आप उस सैचुरेटेड माइंडसेट के साथ पढ़ते रहोगे, जैसा मैंने बताया, वो 2 घंटे की चीज़ आपको 4 घंटा लगेगा आपको पढ़ने में, और उतना इफेक्टिवली वो आपको ध्यान भी नहीं रहेगी। एनी मोटिवेशनल लाइन और अ मोटिवेशनल कोट, मोटिवेशनल फ्रेज? क्योंकि गाइज ये चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, इसके लिए मैंने धृतिका को कोई ऐसे ट्यूटरिंग नहीं की है कि तू ये लाइन सोच के रखना एंड ये लाइन बोलना। एनीथिंग, एनी फ्रेज दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू लुक एट लाइक कंप्लीट मोटिवेशन। फ्रेज या लाइन तो ऐसी नहीं, मतलब ये मैंने एक मॉक इंटरव्यूज़ के टाइम पे मैंने जुडिशरी से ज़्यादा यूपीएससी के मॉक इंटरव्यूज़ देखे। अब मुझे नहीं पता कि शायद कंटेंट कम है जुडिशरी का ऑनलाइन या क्या है। मैंने एक कैंडिडेट के उसमें उनके मॉक इंटरव्यू में सुना था कि मोटिवेशन आप बाहर से नहीं ढूंढ सकते हो। आप सोच लो, ठीक है, सब मोटिवेट करते हैं, आपके पेरेंट्स जो आपको डे टू डे बेसिस पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप फ्रेंड्स भी आपको कब मोटिवेट करेंगे, जब आप उनको बताओगे ना कि भाई मुझे लो फील हो रहा है, Correct. या मेरा मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो बोल देंगे कि हाँ भाई ठीक है। सब कोई चाहता है पहली बार में निकल जाए, बहुत अच्छी बात है, बट मैं भी इस चीज़ को लेके अपने दिमाग में क्लियर थी कि मुझे इसको लाइफ और डेथ वाला वो नहीं बना देना है कि भाई एमपीसीजे पहली बार में नहीं निकला तो जिंदगी बर्बाद है। मैं देती ऑब्वियसली सेकंड अटेम्प्ट देती, जो दूसरी स्टेट का एग्जाम पहले आता मैं वो देती। बट हाँ, जब आप इतना प्रिपेयर करते हो, ऑब्वियसली नेचुरल है बहुत कि आप एक्सपेक्ट करोगे कि रिजल्ट मिल जाए। ये एक किसी रियलिटी शो में गाने का कंपटीशन चल रहा था, तो उसमें एक कैंडिडेट बाहर हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मोटिवेशनल एंगल ना आपके मोटिवेशन से थोड़ा थोड़ा कनेक्टेड है। मैं बताता हूँ कैसे। उसका एक लाइन थी, उस कैंडिडेट से पूछा गया कि आपने इतना अच्छा गाना गाया, इतना अच्छा सिलेक्ट हुए थे आप, इस स्टेज तक आकर के आप बाहर हो रहे हो, क्योंकि वोटिंग कम हुई, आपको वोट्स कम मिले, आप बाहर हो गए। तो उस कैंडिडेट ने, या रादर उस सिंगर ने ये बात बोली कि यार चलो हम बाहर हो गए, ठीक है, मान लिया हम नहीं आगे स्टेज पे जा पा रहे हैं, नहीं जीत पाएंगे ये कंपटीशन, लेकिन हम यहाँ नहीं होंगे तो कहीं और होंगे, कहीं और नहीं होंगे तो कहीं और होंगे, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो एक चीज़ जो मुझे धृतिका के इस पॉडकास्ट से समझ में आई है, इसका जो मोटिवेशन का लाइन है ना, वो अभी तू जा करके लिख लेना, इसको अपने वॉल पे लिख लेना। एंड मोटिवेशन का सिर्फ एक ही लाइन है, एक ही एजेंडा, दैट मोटिवेशन इज़ ऑलवेज ऑलवेज इंटरनल। एक्सटर्नल मोटिवेशन देखने जाएंगे तो वो फ्यूटाइल हो जाती है। एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है वो बहुत जल्दी डिटीरियरेट करती है। एक रील देखोगे, एक वीडियो देखोगे, बहुत मोटिवेटेड रहोगे पूरे के पूरे 2 मिनट के लिए, उसके बाद वो पूरी मोटिवेशन वेव ऑफ हो जाएगी। सो मोटिवेशन हैज़ टू बी इंटरनल। सो बॉटम लाइन अगर इसको हम लोग होल्ड करें, सो दैट विल बी इट। सो ऋतिका, thank you so very much for enlightening all the judiciary aspirant in this first of its kind podcast, क्योंकि आई एम वेरी श्योर स्टूडेंट्स को इससे बहुत हेल्प मिली होगी। आप पहले तो टाइम निकाल करके आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई एम वेरी श्योर स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को एक आइडिया लग गया होगा कि यार ये इंसान का एग्ज़ाम है, इंसान ही प्रिपेयर करता है, इंसान ही पेपर सेट करता है, इंसान ही इसमें अपीयर करता है, और इंसान ही इसको क्रैक करता है। एंड यू आर अ ह्यूमन। This is the actual motivation because I remember you saying this in like very frequently in your classes कि इतना बड़ा कुछ हुआ नहीं है, ये एक इंसान ने पेपर सेट करा है, इंसान को ही लिखना और इंसान निकालते ही हैं। तो ये जो एक स्ट्रेस होता है ना, उसको थोड़ा वो कर देता है कि हाँ नहीं, इतना भी कुछ वो नहीं है, कर लेंगे। And definitely if you want to say anything about me, you have the full liberty to talk about me, so you can say anything. It's completely up to you. आपको भी, और लाइक आई ऑलवेज ट्राई टू डू दिस कि कोई भी प्लेटफॉर्म अगर मुझे तो मिले, मैं आपका मतलब और भी जो सारे मेंटर्स हैं उनका और अपने पेरेंट्स का ये हमेशा बोलती हूँ, और आज भी बोलना ही चाहूँगी कि जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था तो उस दिन भाई सबको पता चल गया कि मैंने इतने क्वेश्चंस लगाए, इतनी पढ़ाई कर ली और ऐसे प्रिपेयर करा, बट उनका जो स्ट्रगल रहा है मेरे एग्ज़ाम के थ्रू, बीट माई पेरेंट्स और माई मेंटर्स, अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनके स्ट्रगल को सामने लाऊं कि नहीं, इन्होंने जो डे टू डे, मतलब मेरा एग्ज़ाम था बट साथ में उनका भी था कि ठीक है, मेरा तो बनता था सैक्रिफाइस करना कि भाई मत जाओ कॉन्वोकेशन में, मत जाओ मूवी देखने, है ना, थोड़ा 2 दिन और पढ़ लो, बट उनका कुछ ऐसा नहीं था। एग्ज़ाम निकल के उनकी नौकरी लग जाएगी, बट उन्होंने भी उतने ही सैक्रिफाइस करे हैं
और आपका भी टाइम, आई अंडरस्टैंड कि बहुत ऐसा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, बट उसके बीच में भी 2.5 घंटे निकाल के देना, शेड्यूल बनाना, एकदम पेशेंटली सारी चीज़ें सुनना, तो ऑब्वियसली उसके लिए बहुत 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 थैंक यू एंड यू आर अ मैनकाइंड चेंजर। हाँ, ये वाला सही था। ये मैं हर बार बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि अगर मेरी तारीफ करनी है ना तो कॉल मी दैट, वो ताहिर शाह का डायलॉग है ना कि यू आर माई मैनकाइंड्स एंजल। सो हम मैनकाइंड्स एंजल बने हुए हैं। एंड थैंक यू सो वेरी मच ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। दिस वॉज वन ऑफ इट्स काइंड, फर्स्ट इन टाइम, क्योंकि ऐसा अभी तक हमने कभी कुछ किया नहीं है। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा इन देयर प्रिपरेशन। लेट्स रैप अप दिस सेशन। आज की कथा को समाप्त करते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बेला चाओ एंड व्हाट, जय हिंद।